बेदी को लेकर राघव थाने में पहुंचा। सब उसे और बेदी को आंखें फाड़े देख रहे थे। राघव ने सबको नजरअंदाज किया और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। बेदी भी राघव का हाथ पकड़े अपने कपड़े की गुड़िया लिए सबकी ओर देखते हुए उसके साथ चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर ठिठकी जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। देख तो सभी उसे रहे थे, पर ये उसे अलग लगा। वो भी उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगी। राघव इन सब से बेखबर उसे लेकर अपने केबिन में गया और दरवाजे के बगल में एक और रखी कुर्सी पर बैठा दिया, ताकि सामने से कोई आए भी तो उसकी नजर बेदी पर ना पड़े। सर, इस पर आपके साइन चाहिए, एक हवलदार राघव के पास आता हुआ बोला। राघव ने फाइल देने का इशारा किया। बेदी ने देखा तो ये वही आदमी था जो उसे अजीब तरह से घूर रहा था, और अब भी जब राघव का ध्यान फाइल में था वो बेदी को ही देख रहा था। क्या देख रहे हैं सहाय जी, पत्नी है मेरी। राघव ने सहाय को फाइल वापस देते हुए थोड़े चेतावनी वाले अंदाज में कहा। अब राघव को बेदी को अपनी पत्नी कहना एक अलग ही खुशी देता था। जी जी सर, सहाय सकपकाते हुए बोला और फाइल लेकर चला गया। राघव सर हिलाते हुए वापस काम में लग गया। बेदी भी अच्छे बच्चे की तरह चुप थी। वो घर में जितना उधम मचाती थी यहाँ उतनी ही शांत थी। बस कभी कभी जब मन करता तो किसी फाइल को लेकर राघव की नकल उतारने लगती, जिसे देखकर राघव मुस्कुरा उठता था, या फिर अपनी गुड़िया को केबिन की चीजों के बारे में बताती। वो उसकी खुद की समझ में नहीं आता, वो अपनी ही मनगढ़ंत कहानी सुना देती, जिसे सुनकर राघव को भी हंसी आ जाती। बीच बीच में राघव उसका बुखार भी देखता रहता, पर बेदी की वजह से राघव को कोई खास परेशानी नहीं हुई। शाम तक इंतजार करने के बाद भी कोई टीम नहीं आई। राघव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा कई बार हो चुका था जब उसे खबर दी जाती थी कि जांच की टीम आएगी, पर या तो वो एक दो दिन के बाद आती या आते ही नहीं थे। सरकारी मुलाजिम जो थे। राघव बेदी को लेकर घर के लिए निकल गया। एंजल, यहाँ मंदिर है। कुछ दूरी पर आकर घंटियों की आवाज सुनकर बेदी ने पूछा, हाँ क्यों, मुझे भी जाना है। क्यों जाना है? सब कुछ तो छीन चुके हैं वो तुमसे और मुझसे, अब क्या देना है उन्हें? राघव ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और थोड़ा गुस्से से बोला, उसे उसका बचपन छीनना, माँ बाप का असली ना होना, बेदी की ऐसी हालत सब याद आने लगा। घंटियों की आवाज को वो रोज सुनता था, पर नजरअंदाज करके चला जाता था। ऐसा नहीं है एंजल, भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते, जो करते हैं उसमें हमारा ही भला होता है। बेदी ने किसी बड़े की तरह राघव को समझाया। राघव ने उसे घूरा तो उसने बेचारी सी शक्ल बनाकर मंदिर की ओर इशारा किया। राघव उसे देखकर सोचने लगा, ये बात पूरी तरह गलत भी तो नहीं। अगर मैं उस रात को सच जानकर घर से ना निकलता तो बेदी भी कहाँ होती मेरे पास। और ये बात भी तुम्हारी दीदी ने कही होगी। राघव अपनी और बेदी की सीट बेल्ट खोलते हुए बोला। बेदी के चेहरे पर एक पल को उदासी छा गई, पर अगले ही पल उसने राघव को हैरानी से देखा। आपको कैसे पता? राघव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसके सर पर हल्की चपत लगाई। बुद्धू लड़की। दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बेदी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी। अब तो मैं रोज ही आ जाऊंगी मंदिर घूमने, क्यों, ठीक है ना एंजल? बेदी एक सीढ़ी उछलते हुए बोली, हाँ आ जाना, पर अभी आराम से चलो वरना गिर जाओगी। राघव उसे पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं, आप जल्दी चलिए वरना आरती खत्म हो जाएगी। बोलते हुए बेदी जल्दी से ऊपर चली गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरे! राघव बोलता हुआ उसके पीछे आ गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसे एक नजर नाराजगी से देखा और फिर सामने देखकर बेमन से हाथ जोड़ लिए। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी तुम पर विश्वास कर पाऊंगा, फिर भी बेदी के विश्वास पर विश्वास कर रहा हूँ। बहुत कुछ झेल चुकी है वो, अब उसकी जिंदगी में बस खुशियां देना। राघव मन ही मन बोला और तभी जोर से शंख बजा। आरती खत्म हो गई थी। पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे थे। बेदी की नजर जैसे ही पंडित जी पर पड़ी वो ठिठक गई। पंडित जी प्रसाद देते हुए उसके पास आए। बेटा प्रसाद, पंडित जी ने कहा, पर बेदी वैसे ही उन्हें देखती रही। आप मुझे दे दीजिए, मैं खिला दूंगा, राघव ने कहा और प्रसाद ले लिया। बेदी कहते हुए उसने बेदी को हिलाया। हाँ, बेदी बोली। चलो, दोनों सीढ़ियां उतरने लगे, पर बेदी अब भी पंडित जी को ही देख रही थी। राघव उसे लेकर जाने लगा। तभी बेदी की नजर सामने से आते हवलदार साहब पर गई। वो ऊंचे डग भरता हुआ मंदिर में चला गया। बेदी कुछ दूर गई तो अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। ओहो एंजिल, वो करना तो भूल ही गए हम। बेदी अपना सर पीटते हुए बोली। क्या? राघव ने पूछा। बेदी बिना कुछ कहे वापस ऊपर गई और मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेका। राघव को भी समझ आ गया बेदी क्या भूलने की बात कर रही थी। वो भी सर हिलाता हुआ उसके पास आ गया और माथा टेक लिया।
उधर हवलदार सहाय मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान के आगे हाथ जोड़कर दान पेटी की तरफ बढ़ गया। उसने कुछ नोट उसमें डाले और पंडित जी की तरफ बढ़ गया। पंडित जी ने पहले उसे देखा और फिर दान पेटी की ओर, फिर उसे प्रसाद दे दिया। बेदी और राघव कुछ देर बाद गाड़ी में घर की तरफ जा रहे थे। तुम पंडित जी को ऐसे क्यों देख रही थी? राघव ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। वो अंकल कितने डरावने थे ना, एक गाल पर बड़ा सा मोती जैसा काला तिल, और वो निशान देखा था आपने उनके गाल पर, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो, बेदी ने कहते हुए एक झुरझुरी ली। हम पर बेदी जरूरी नहीं, जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो, है ना? राघव उसे समझाते हुए बोला। हम बेदी एक हाथ ठुड्डी पर रखकर गंभीरता से सोचती हुई बोली। राघव मुस्कुरा दिया, पर उसके मन को भी बेदी की बात पूरी तरह से गलत नहीं लगी थी। वो पंडित जी भी उसे भी अलग लगे थे। मेघ, वो ओह सॉरी कहता हुआ राघव अपने निचले होठ दांतों से दबाए जोर से आंखें मीचकर शर्मिंदा सा वहां से वापस लौट गया। वो आज मेघ के घर आया था। फोन पर बात करके काटते हुए वो खुले दरवाजे से सीधा अंदर घुस गया और वहीं सामने हॉल में सोफे पर मेघ और अनन्या एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा और जल्दी से अलग हुए। राघव वहां से वापस लौट गया। उसे खुद को शर्म आ रही थी। अब उसने मेघ और अनन्या से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मेघ लगभग भागता हुआ बाहर आया, पर राघव तब तक जा चुका था। उसने राघव को फोन मिलाया। राघव ने झेंपते हुए कॉल उठाया। क्यों बे बेशर्म, भाग क्यों गया? अब शर्म नहीं आती? यूं ही गुस्सा चला आया कबाब में हड्डी बनने, मेघ गुस्से से बोला। उसने अनन्या का गुस्सा झेला था, जिसकी भड़ास वो राघव पर निकाल रहा था। तो मैंने कहा था तुझे हॉल में ही शुरू हो जाने को। तेरे घर में इतने रूम हैं, तुझे सोफा ही मिला था, वो भी हॉल का। राघव को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। साले पता भी है आज तेरी वजह से अनन्या से पिटते पिटते बचा हूँ। मेघ बोला। बचा कहाँ, 3-4 कुसन तो मार ही दिए उसने। वो मुंह बनाते हुए खुद में बुदबुदाया, पर राघव ने उसकी बात सुन ली और वो हंसने लगा। हंस ले साले तू अभी, जब तेरा टाइम आएगा ना तो। मेघ बोलते बोलते चुप हो गया। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। सॉरी, मेघ कुछ देर बाद धीरे से बोला। अच्छा चल वो सब छोड़, वो सांदबी की फाइल अपने साथ ले आ। राघव ने बात बदलते हुए कहा। हम शाम को तेरे घर ही आता हूँ, मेघ ने कहा। राघव ने फोन कट कर आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और दोबारा अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगा। एक कमरे में एक हल्की सी रोशनी वाला लाल रंग का बल्ब जल रहा था। उसी कमरे के एक कोने में टेबल और कुर्सी थे, जिसके इर्द गिर्द 2 आदमी बैठे थे। उन दोनों के हाथ में शीशे के गिलास थे, जिसमें यकीनन कोई महंगी शराब थी। खबर मिलने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं किया तूने? इस बार आखिरी होगा इस इलाके में, बोला था ना तूने? उनमें से एक भारी आवाज में बोला। ओहो, तो इसलिए आज तूने खोपचे में बुलाया है? दूसरा आदमी बोलकर मक्कारी से हंसा। जो पूछा है उसका जवाब दे, पहले ने उसे घूरकर कहा। काम शुरू हो चुका है, शूटिंग के लिए बोलकर बंगला बुक कर लिया है। बंगला? हर बार तो गोडाउन बुक करता है ना, और कुछ देर के लिए ही तो रखना है उसे। हम मिला नहीं, जो मिला वो आबादी वाले इलाके में था, इसीलिए जो मिला बुक कर लिया। वो जगह भी भीड़ से एकदम अलग है। इस बार पार्टी थोड़ी तगड़ी भी है, क्योंकि लड़की और ड्रग्स के साथ बारूद और बम बनाने का सामान भी जाएगा, वो भी उस जगह जहां कुछ दिनों बाद साल भर का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। हमें बस चेकिंग एरिया से निकालना है माल को, क्योंकि बाकी जगहों से तो फिर भी माल निकाला जा सकता है, पर इस एरिया में कुछ ज्यादा ही पाबंदी है, और ये काम वो पुलिस वाला आराम से करेगा। और फिर हमेशा की तरह माल पार्टी के पास, और हम आसमान में। पर ये वाला टेढ़ी खीर है, आसानी से हाथ नहीं आएगा, भूल मत। यही पहला पुलिस वाला है जिसने अपने आदमी को पकड़ा था, और 2-3 बार माल भी बीच में रोक चुका है अपना। मुझ पर भी उसे अब तक विश्वास नहीं है। उसे तो सुरेंद्र, वो एम्बुलेंस ड्राइवर जिसे जेल में मारा था, उसकी मौत का शक भी मुझ पर ही तो गया था। टेढ़ी हो या सीधी बात, जब अपने लोगों पर आती है ना, तो सब लाइन में लग जाते हैं। और तूने तो कहा था उसकी कुछ ज्यादा ही खास है वो लड़की, कि अपने साथ थाने भी लेकर आया था उसे, बीबी है उसकी। बस फिर, और लड़की के चक्कर में आदमी सब करता है। हमें ही देख ले, एक लड़की ने ही तो यहाँ तक पहुँचा दिया। पहले ने उसे सवालिया नजरों से देखा। भूल गया वो श्वेता मुझे मना कर रही थी, वो अनाथ। सालों पहले वो ही तो थी जिसे रास्ते से हटाया, उसके घर में आग लगाकर, और उसके छोटे छोटे पिल्लों को बेचा था हमने। वहीं से तो शुरू हुआ था सब। हम
पर कभी कभी उसकी वो पूंछ, गूंगी पागल जिसने हमें देखा था, उसके बारे में सोचता हूँ। वो मिल जाती तो उसके सबसे अच्छे दाम मिल जाते, पर भाग निकली वो। उसके साथ जो आदमी था उसने खेल खेला था, उसे छुपाकर खुद हमारे हत्थे चढ़ गया था। मर गया पर बताया नहीं कि कहाँ छोड़ा उसे। पर बची तो वो भी नहीं होगी, एक तो गूंगी और पागल, ऊपर से पिद्दी। क्या बताया होगा किसी को उसने। हम वैसे इस बार कहाँ जाना है माल पास होने के बाद? लंदन। दोनों ने अपने ग्लास की शराब खत्म कर अपनी बातों को भी विराम दिया। अगले दिन राघव ने मेघ को अपने केबिन में बुलाया। मेघ जैसे ही उसके पास आया, राघव का फोन बजने लगा। उसने फोन देखा तो काका का था। मेघ ने उसे उठाने का इशारा किया। हेलो साहब, वो बेदी। उधर से काका की घबराई हुई सी आवाज आई। राघव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ काका बेदी को? राघव भी थोड़ा घबराया हुआ सा बोला। मेघ भी राघव को देखने लगा। साहब, वो बेदी को कुछ लोग गाड़ी में लेकर चले गए, काका ने लगभग रोते हुए कहा। राघव के हाथ पैर कांप गए। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो लड़खड़ाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मेघ ने फोन पकड़कर उसे संभाला और फोन अपने कान से लगा लिया। काका ने उसे बताया कि बेदी सीरी के साथ आंगन में खेल रही थी। उसकी बॉल घर से बाहर चली गई। उसे वो लेने गई और तभी एक गाड़ी, जो शायद बहुत देर से वहीं थी, उसमें से कुछ लोगों ने उसे उठा लिया। वो जब तक वहां जाते वो लोग जा चुके थे। मेघ ने फोन काटा और राघव की तरफ देखा। मेघ, बेदी, वो लोग। राघव इतना घबरा चुका था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रिलैक्स राघव, कुछ नहीं होगा उसे, हम ढूंढते हैं, मेघ ने कहा। दोनों घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने काका से कार की डिटेल मांगी। काका ने कार का नंबर भी देखा था। राघव ने सारी डिटेल एक फोन नंबर पर भेजी और उसी नंबर पर फोन किया। अंगद, तुझे अभी जिस कार की डिटेल दी है, प्लीज पता कर किसकी गाड़ी है। राघव ने घबराते हुए अपना पसीना पोंछते हुए कहा। उधर से कुछ कहा गया और राघव ने फोन काटा। राघव कुछ देर तक इधर उधर बेचैनी से चहलकदमी करता रहा। मेघ ने उसे शांत किया और उसे पानी पिलाया। मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, पता नहीं बेदी किस हाल में होगी। काका, आप बताइए तो सही, किस साइड में गई थी? राघव बेचैनी से बोला। अरे कहाँ जाएगा तू उसे ढूंढने? बच्चों जैसी बात मत कर राघव, सब्र रख थोड़ा। अंगद ढूंढ रहा है ना गाड़ी का पता, मेघ ने उसे बिठाते हुए कहा। हालांकि बेदी की हालत का सोचकर डर हो भी रहा था, पर अभी राघव को उसे ही हिम्मत देनी थी। तू समझ। राघव कुछ बोलने को हुआ, तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देर किए फोन पिक किया। राघव, ये डिटेल तो फर्जी है, इस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या? राघव ने अपना सर पकड़ लिया। उसने फोन काटा और मेघ की तरफ मुड़ा। अब भी कहेगा सब्र रख, वो गुस्से से चिल्लाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मेघ भी उसके पीछे आया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो सन्नाटा तस्वीर को घूर रहा था। उसका गला सूखने लगा था। मेघ ने उसके हाथ से फोन लिया और देखा तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गईं। बेदी को लेकर गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर रुकी। बेदी अभी बेहोश थी। बाहर कुछ लोग पहरा दे रहे थे। अंदर ही जगह जगह आदमी खड़े थे। ये काफी बड़ा बंगला था। दरवाजे को पार करते ही दोनों दाएं बाएं पेड़ पौधे और क्यारियां थीं, जिनमें फूल लगे थे। बीच से एक लंबा रास्ता जा रहा था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था। कुछ दूरी पर जाने के बाद गैलरी थी और उसके बाद एक बड़ा दरवाजा। पर वो लोग बेदी को बंगले के पीछे बने एक अलग से कमरे में ले गए। शायद ये सर्वेंट क्वार्टर था। उसके पीछे सड़क थी। कमरे और सड़क के बीच एक दीवार थी। उसके दरवाजे पर भी दो लोग पहरा दे रहे थे। अंदर सारे फर्नीचर थे, पर सब पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था, सिर्फ सोफे को छोड़कर, जिसके एक तरफ दो लोग और एक तरफ एक आदमी बैठा था, जिसके एक हाथ में ब्रीफकेस था। उसके आसपास भी लोग थे जो बंदूक लिए खड़े थे। अरे शेरा भाई, अब तो पूरा बंगला देख लिया, मुझे भी देख लिया। हम कोई जासूस नहीं हैं। अब तो इन गन वाले गुंडों को हटाओ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है यार, इसीलिए तो इतना छुप के रहता हूँ। उन दोनों में से एक ने खींचकर कहा, जो सोफे के एक ओर बैठे हुए थे। वो सब तो ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई, इतने बड़े बंगले में ना जाकर तुम लोग मुझे सर्वेंट क्वार्टर में क्यों लाए? ब्रीफकेस वाला आदमी, जिसका नाम यकीनन शेरा था, वो बोला। ऐसे काम खोपचे, मेरा मतलब खुफिया जगह पर ही होते हैं ना। अगर पुलिस हमला भी कर दे तो सामने से करेगी ना, यहाँ पीछे तो बाद में ही आएगी। और यहाँ से चुपचाप निकलने का रास्ता भी है, वो देखो पीछे। वही आदमी पीछे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला।
तुम सच में दसानन ही हो ना? शेरा ने पूछा। हाँ क्यों, तुम्हें अब भी कोई शक है? दसानन तुनकते हुए बोला। इतना बोलने वाला डरपोक इंसान इतना खतरनाक काम करता होगा, विश्वास नहीं होता। शेरा उसे घूरते हुए बोला। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बड़ा काम करने वाला आदमी एंग्री यंग मैन ही हो, कुछ मुझ जैसे क्यूट, अब मेरा मतलब है ज्यादा बोलने वाले भी तो होते हैं। तभी दरवाजा खुला, सबने उस तरफ देखा तो दो लोग अंदर आए। एक ने बेदी को कंधे पर उठा रखा था, उसने बेदी को उसी जगह पर जमीन पर लिटा दिया। तीनों उसे देखने लगे। एक बात बताओ शेरा भाई, आपका मालिक बस बारूद और ड्रग से काम नहीं चला सकता, लड़की हम रख लेते हैं। वो क्या है ना, इसे देखकर बहुत कुछ हो रहा है मुझे। दसानन बेदी को देखते हुए बोला। शेरा ने उसे घूरा। अच्छा ठीक है, सब आपका, अब ये तो दे दो। दसानन ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। पहले माल मालिक तक, उसके बाद पैसा तुम्हारा, शेरा कड़कर बोला। दसानन ने मुंह बना लिया। बेदी अब भी बेहोश थी। राघव के फोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर राघव और मेघ दोनों के होश उड़ गए। मैसेज में एक फोटो था जिसमें बेदी बेहोश थी, उसके पेट पर एक बड़ा सा बॉम्ब बंधा हुआ था। वो लोग मैसेज देख ही रहे थे जब एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। राघव ने फोन उठाया और हेलो बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मेघ ने फोन लेकर उसे स्पीकर पर कर दिया। ओ हेलो इंस्पेक्टर राघव, फोटो देख लिया होगा तुमने अपनी पागल बीबी का, तभी तो आवाज भी नहीं निकल रही। वहां से कोई शैतानी हंसी हंसता हुआ बोला। बेदी के लिए पागल बीबी सुनकर राघव की नसें तन गईं। बेदी कहाँ है? वो बेदी पर जोर देता हुआ गुर्राया। अब तक उसे इतना अंदाजा तो हो चुका था कि ये कौन हो सकता है। गुस्सा नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी बेदी हमारे कब्जे में है, उसका तो सोचो थोड़ा। उसने भी पत्नी और बेदी पर जोर दिया। क्या चाहता है तू? राघव दांत पीसते हुए खुद को थोड़ा शांत दिखाते हुए बोला। हम अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे तो तुझे तड़पाने में अलग ही मजा आ रहा है, आखिर तू पहला है जिसे मेरा नाम, मेरे काम का तरीका पता चला, और यहाँ तक कि मेरा आदमी भी तेरे हाथ आ गया। वो फिर शैतानी हंसी हंसा। देख, तू कह रहा था ना कि ये टेढ़ी खीर है, आ गया ये भी गड़गड़ाने पर, उसने अपने पास के किसी आदमी से कहा। हालांकि वो अलग बात थी कि राघव के कहने में जरा भी गिड़गिड़ाने वाला भाव नहीं था। अब ध्यान से सुन, तेरे घर की थोड़ी दूरी पर जो बायां चौराहा है, वहां पर एक ट्रक खड़ा है जिस पर मेरा नाम लिखा है। तुझे बस उस ट्रक को सारे चेकिंग एरिया से निकालकर मेरे भेजे हुए एक एड्रेस पर पहुंचाना है, और कोई होशियारी नहीं, वरना तेरी प्यारी बेदी भगवान को प्यारी हो जाएगी, समझा? उसने कहा और फोन काट दिया। कुछ ही देर में राघव के फोन पर एक मैसेज आया। उसने वो मैसेज खोला ही था कि उसे कमिश्नर सर के नंबर से एक मैसेज के साथ उनका कॉल भी आ गया। राघव ने फोन उठाया। इंस्पेक्टर राघव, मैंने अभी अभी आपको एक लोकेशन सेंड की है, आप अपनी टीम के साथ वहां पहुंचिए। दसानन इस वक्त इसी जगह पर है, और आपको उसने कोई ट्रक किसी एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा होगा। इसके लिए आप इंस्पेक्टर मेघ को भेज दीजिए, उनसे कहिए जैसा दसानन ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करें, कोई चालाकी ना करें, वरना ये हम पर ही भारी पड़ेगा। कमिश्नर सर ने जल्दी से जल्दी अपनी बात पूरी की। पर सर, और ये सब आपको, राघव और मेघ ने कुछ कहना चाहा, पर कमिश्नर सर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये मेरा ऑर्डर है इंस्पेक्टर, उन्होंने थोड़ा सख्ती से कहा। दोनों ने हामी भरी। उन्हें अभी बेदी की चिंता थी, और अब तो उनके पास रास्ता था बेदी के पास पहुंचने का। तू चिंता मत कर, बेदी ठीक होगी। मेघ ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। राघव ने बस सर हिलाया और दोनों अपने अपने काम को अंजाम देने निकल गए। मेघ ने राघव से वो एड्रेस लिया और राघव की जीप के चौराहे पर पहुंचा, क्योंकि दोनों जीप पर ही घर आए थे। वहां एक ट्रक खड़ा था जिस पर पीछे ही दसानन का बड़ा सा नाम लिखा था। उसने अपनी जीप खड़ी की और उसमें बैठ गया। तभी एक आदमी उसकी खिड़की की तरफ आया। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। ये वही था जो ट्रक यहाँ लाया था। उसने बेदी की वही तस्वीर दिखाई जिसमें वो बेहोश थी। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, गाड़ी की चाबी। मेघ ने तस्वीर देखकर उसे एक पल घूरा और फिर बिना कुछ कहे चाबी दे दी। वो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कमिश्नर सर का ऑर्डर था कुछ भी ना करने का। वो आदमी मेघ की ही गाड़ी से उसके पीछे चलने लगा ताकि मेघ पर नजर रख सके। मेघ जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचा जहां वो ट्रक पहुंचाना था। रास्ते में चेकिंग वाले मिलते तो वो अपनी आईडी दिखाकर कह देता कि सामान ब्यूरो लेकर जा रहा है। साथ में वो वर्दी में भी था, इसीलिए ज्यादा पूछताछ भी नहीं की गई। इस दौरान वो आदमी बराबर उस पर नजर बनाए हुए था, पर उन्हीं के पीछे एक और गाड़ी भी थी जो दोनों का पीछा कर रही थी।
जिस पर उन दोनों का ध्यान ही नहीं गया। मेघ उस जगह पहुंचा तो वो जगह भी सुनसान थी और आसपास जंगल जैसा था। वहां पहले ही दो लोग मौजूद थे। मेघ ने ट्रक रोका और उतरा, पर जैसे ही वो उन लोगों की तरफ पहुंचा वो हैरान रह गया। वो दोनों लोग नीचे गिरे हुए थे और उन लोगों ने अपने पैरों को पकड़ रखा था। उसने आसपास देखा तो उसकी गाड़ी में जो आदमी बैठा था वो भी मर चुका था। साथ ही उसके पीछे एक गाड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी गन निकाल ली और उस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी उसमें से एक 24-25 साल का लड़का अपने हाथ खड़े करते हुए निकला। उसके एक हाथ में गन थी। इंस्पेक्टर मेघ, गन नीचे कीजिए, कमिश्नर सर ने भेजा है मुझे। उस लड़के ने कहा। कौन हो तुम? मेघ ने वैसे ही उसे घूरते हुए पूछा। लड़का मुस्कुराया। आईपीएस वैभव सेन, उसने कहा। मेघ उसे गहरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर मेघ, हम सभी एक मिशन का हिस्सा हैं। कमिश्नर सर ने आपको ये सब करने को कहा होगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और इस वक्त आपको आपके दोस्त इंस्पेक्टर राघव की मदद करने के लिए जाना चाहिए। वैभव उसकी नजरों का मतलब भांपते हुए बोला। मेघ को भी एहसास हुआ कि इन सब में वो बेदी और राघव के बारे में तो भूल ही गया, पर उसे अब भी वैभव पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर मैं इनमें से किसी एक का आदमी होता तो आप पर गोली चलाता, ना कि इन लोगों पर, वैभव ने कहा। मेघ ने कुछ सोचा और गन नीचे कर ली और अपना फोन निकालकर कमिश्नर सर को फोन करके पूछा। उन्होंने भी उसे वही करने को कहा और फोन काट दिया। पर तुमने इन्हें मारा कैसे? गोली की आवाज तो आई नहीं। मेघ ने पूछा। इस मिशन के लिए हमें खास साइलेंसर वाली गन दी गई है। आप अपने दोस्त के पास जाइए, मैं इन लोगों को देखता हूँ, वैभव ने कहा और उन दो लोगों की तरफ बढ़ गया जो गोली लगने की वजह से बेहोश हो चुके थे। मेघ भी अपनी गाड़ी लेकर राघव के पास जाने के लिए निकल गया। उसे अब समझ आ गया था कि कमिश्नर सर ने उसे क्यों कुछ न करने के ऑर्डर दिए थे। राघव ने पुलिस स्टेशन फोन कर अपनी टीम को तैयार करने को कहा और अपनी गाड़ी से पुलिस थाने के लिए निकल गया। जैसे ही राघव वहां पहुंचा, सब लोग एक वैन में पहले ही तैयार थे। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। राघव किसी अनहोनी के डर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बस बेदी सही सलामत हो यही पूरे रास्ते रटता जा रहा था। उसको रह रहकर बेदी की वो तस्वीर याद आ रही थी। वो बस तड़प कर रह जाता। बहुत तेज गाड़ी चलाने पर भी उसे लोकेशन पर पहुंचने में टाइम लग रहा था। राघव गाड़ी जितनी तेज चला सकता था उतनी तेजी से राघव गाड़ी चलाता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां दशानन के होने की खबर कमिश्नर सर ने उसे दी थी। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक जोर का धमाका हुआ। सब लोग इधर उधर हो गए। राघव तो कुछ देर को सन्न रह गया। मनोज, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, राघव ने थूक गटक कर अपना गला तर करते हुए एक हवलदार से कहा। उसके दिमाग में वो तस्वीर एक बार फिर घूम गई जिसमें बेदी बेहोश और उसके पेट पर बॉम्ब बंधा हुआ था। जी सर, हवलदार ने कहा और फोन निकाल लिया। राघव भी लोगों को संभालने में लग गया, पर वो हर कोने में अपनी नजर दौड़ा लेता। न जाने किस कोने में उसकी बेदी मिल जाए। वो बेदी के उस तरफ होने की सोच भी नहीं रहा था जहाँ ये धमाका हुआ था। वो बंगले के पीछे का हिस्सा था। कुछ देर में कुछ लोगों को वैन में ले जाया गया जिन्हें सिर पर हल्की खरोंचें थीं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। राघव अब भी हर कमरे को चेक कर रहा था। उसके कदम पीछे के हिस्से में जा ही नहीं रहे थे और आखिर में सारे कमरे खत्म हो गए। अब बस पीछे का हिस्सा रह गया था। वहां का हाल देखकर ही लग रहा था कि जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे वो बचे भी होंगे। भारी कदमों से राघव उस ओर बढ़ गया। उस जगह से कुछ दूरी पर ही उसके कदम ठिठक गए जिसमें धमाका हुआ था। उसकी नजर उसके पैरों के पास एक चमचमाती हुई चीज पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। वो एक पायल थी जिस पर बेदी का नाम लिखा हुआ था। वो उसी तरह बैठा रह गया। उसके दिमाग में बेदी से मिलने से लेकर बेदी की वो आखिरी तस्वीर तक घूम गई। उसी वक्त मेघ वहां पहुंचा। वो सीधा उसी जगह आया था जहां धमाका हुआ था। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी। राघव, 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 होश में आओ, मेघ ने राघव को चिल्लाते हुए झकझोरा। राघव ने उसे सर उठाकर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मेघ, बेदी, वो यहीं पर है। देखना उसकी पायल, मैंने अपने अपने हाथों से उसे पहनाई थी उसे। राघव पायल दिखाते हुए सदमे में बोले जा रहा था। होश में आ राघव, चल यहाँ से। पहले मेघ की आंखों में आंसू आ गए। राघव की हालत देखकर वो उसे ले जाने लगा। कैसी बात कर रहा है तू? बेदी अकेली है, उसे डर लगता है अकेले। मैं कहीं नहीं जाऊंगा उसे छोड़कर। छोड़ मुझे मेघ, मुझे उसके पास जाना है। उसे मेरी जरूरत है यार। राघव मेघ की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करता हुआ गिड़गिड़ाने लगा।
पर मेघ ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा। उसे मेरी जरूरत है, मेघ छोड़ दे मुझे, वो रो रही होगी, डरी होगी। राघव अपना हाथ खींचते हुए बोले जा रहा था। राघव, बोलते हुए मेघ ने राघव को अपनी तरफ पलटकर एक थप्पड़ मारा। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। सब उन दोनों को देखने लगे, पर मेघ ने बिना किसी की तरफ देखे उसे खींचकर उसे गले से लगा लिया और खुद रो पड़ा। संभाल खुद को मेरे भाई। मेघ उसकी पीठ थपथपाते हुए धीमी और भीगी आवाज में बोला। मेघ, मैं मेरी बेदी, राघव ने कहा और फपक कर रोने लगा। बेदी की पायल अब भी उसकी मुट्ठी में थी। रोते रोते राघव बेहोश हो गया। मेघ ने एक हवलदार की मदद से उसे गाड़ी में बैठाया। डॉक्टर वहीं पर थे। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो चुका है, उसे घर पर आराम करने की जरूरत है, कुछ देर में उसे अपने आप होश आ जाएगा। मेघ ने एक नजर उस कमरे की तरफ देखा जहां धमाका हुआ था, पर अब वहां सिर्फ धुआं था। पर फायर ब्रिगेड वाले अब भी पानी की बौछार कर रहे थे, जिसमें जरा सी भी आग ना रहे। उसके दिमाग में भी बेदी की वही तस्वीर घूमी। मेघ राघव को लेकर घर आ गया। एक हवलदार भी राघव की जीप छोड़ने उसके पीछे आया, पर मेघ को कुछ होश नहीं था। उसे बिस्तर पर लेटाकर वो उसका एक हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसका सर सहलाता रहा। तभी उसका फोन बजा। मेघ ने देखा तो कमिश्नर सर का फोन था। हेलो, मेघ किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला। इंस्पेक्टर मेघ, आपके पास बिजनेसमैन साध्वी के खिलाफ सबूत हैं, उसे जल्दी से लेकर मेरे ऑफिस आइए, कमिश्नर सर ने कहा। सर, वो राघव। मेघ राघव के हालत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, पर तभी हाँ आइए, कमिश्नर फोन के उस तरफ से किसी से बोले। शायद उनसे मिलने कोई आया था। मेघ, आप जल्दी से सबूत लेकर आइए, सब समझ आ जाएगा आपको। फिर वो मेघ से बोले और फोन रख दिया। मेघ के पास अब कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी ऐसी थी जहां उसे अपनों से ज्यादा अपने सीनियर की सुननी होती थी। उसने वो फाइल ली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक आदमी काले सूट में कुछ पठान जैसा दिखता लोगों से मिल रहा था, साथ ही कुछ दस्तावेज भी थे। फाइल राघव के बिस्तर के साइड टेबल के ड्रॉर में थी, जो कि मेघ खुद रात को राघव के घर लेकर आया था। उसने राघव का फोन साइलेंट कर दिया ताकि उसके आने से पहले राघव जागे ना, और काका को राघव का ध्यान रखने को कहकर निकल गया। ये एक जंगल था जिसमें कोई तेजी से भाग रहा था। उसके कदमों और पत्तों के सरसराने की आवाज बहुत तेज थी। अचानक वो रुक गया और चारों तरफ देखता हुआ चिल्लाया, बेदी, कहाँ हो तुम? ये राघव था। एंजल यहाँ, मैं यहाँ हूँ, बेदी की खिलखिलाती हुई आवाज आई। राघव उस ओर बढ़ गया, पर वो वहां नहीं थी। उसने फिर बेदी को ढूंढा और फिर वही सब। आखिरी में बेदी एक ऐसी जगह खड़ी जहां जंगल खत्म हो रहा था और उसके बाद खाई थी। बेदी खाई के पास खड़ी थी। फिर बेदी ने वहीं से आवाज लगाई, पर इस बार राघव जैसे ही उसके पास पहुंचा, बेदी के पैर लड़खड़ा गए और वो खाई में गिर गई। राघव ऊपर से हाथ देते हुए चिल्लाता रह गया, बेदी। और राघव पसीने से तरबतर चीख कर उठ बैठा। आवाज सुनकर काका भी उसके पास भाग कर आए। मेघ को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी और राघव होश में आ गया। काका, हमारी हमारी बेदी, वो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। राघव बिस्तर से उठता हुआ बोला। रुक जाइए साहब, आप बैठिए, मेघ साहब लेने गए हैं बिटिया को। काका ने साफ झूठ बोला। नहीं, मुझे भी जाना है उसके पास। राघव तड़पता हुआ बोला। आप मेघ साहब से खुद पूछ लीजिए। रुकिए, काका ने कहा और मेघ को फोन लगाकर सारी बात बताई। उनके लिए राघव को संभालना मुश्किल हो रहा था। मेघ ने फोन राघव को देने के लिए कहा। वो रास्ते में ही था जब काका का फोन आया। उसने गाड़ी रोककर फोन उठाया। राघव, मेरी बात सुन, भरोसा है ना तुझे मुझ पर? मेघ ने फोन पर कहा। ये टाइम ये सब बात करने का है, बेदी वहां मुसीबत में है और तू। राघव खींचकर बोला, पर मेघ ने उसे बीच में ही टोका। है या नहीं राघव? मेघ ने सख्ती से पूछा। है, राघव ने हार कर कहा। तो बस भरोसा रख, तेरी बेदी को लेकर आऊंगा मैं। तू प्लीज अभी शांत हो जा। मेघ खुद नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, पर इस वक्त राघव को शांत करना जरूरी था। तू पक्का लेकर आएगा ना उसे? हाँ, जल्दी आ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम दोनों का। मेघ ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। उसका गला भराया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर स्टेयरिंग संभाल ली। फोन कटने के बाद राघव कुछ देर शांत बैठा रहा। फिर उसने काका की तरफ देखा। काका भी उदास से खड़े किसी सोच में गुम थे। मेघ ने उन्हें अभी पूरी बात नहीं बताई थी। काका, आप खड़े क्यों हैं? जाइए और बेदी के लिए कड़ी चावल बनाइए, उसे पसंद है ना बहुत। सुबह से पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, राघव ने कहा। तो काका अपनी सोच से बाहर आए। पर साहब, आप
काका ने कुछ कहना चाहा। मैं ठीक हूँ काका, आप जाइए। मेघ ने कहा कि वो मेरी बेदी को लेकर आएगा। राघव ने कहा तो काका चले गए। राघव कुछ देर यूं ही गुमसुम बैठा रहा और फिर उठकर बेदी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने बिस्तर दिखा, जहां हर रोज रात को बेदी उसे सोते हुए दिखती थी। उसे ऐसा लग रहा था अभी भी बेदी उसी जगह सोई है। वो बिस्तर को छूकर देखने लगा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि बेदी वहां सच में नहीं है। तभी उसकी नज़र बिस्तर के एक कोने में पड़ी, जहां उसकी गुड़िया थी। ये वो उसकी गुड़िया थी जो राघव उसके लिए लाया था। उसने उसे उठा लिया। उसे बेदी और उसकी एक बात याद आ गई। जब बेदी दोनों गुड़िया के साथ खेल रही थी। तुम्हारी गुड़िया का नाम मीकू है, इसका नाम क्या है? राघव ने पूछा। ये मेरी चीकू है, मेरी मीकू की दोस्त चीकू, बेदी ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, इसे तो छू सकते हैं ना हम? नहीं, और बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या बात हुई, मैं तो छूऊंगा इसे, क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं ना रात को आपके सपने में आके आपको डराऊंगी। राघव हंसने लगा। देखो ना बेदी, छू ली तुम्हारी गुड़िया, अब आओ और डराओ मुझे। उसने गुड़िया को सीने से लगाकर कहा। तभी उस गुड़िया के कपड़ों में से एक चाबी गिरी, जिसे राघव ने नजरअंदाज कर दिया। उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई। वो हर चीज को छूकर बेदी को महसूस कर रहा था। उसके हाथ में अब एक बॉल आ गई थी, जिसे देखकर उसके जहन में एक याद ताजा हो गई। काका मुझे दीजिए बॉल, बेदी चिल्लाकर काका से बोली। काका, बेदी और राघव तीनों खेल रहे थे। सीरी भी सबका मुंह देखता हुआ खेल के मजे ले रहा था। ऐसे कैसे? काका मेरी बारी है, मुझे दीजिए। राघव हैरानी से बोला। काका, अगर आपने बॉल मुझे नहीं दी, मैं आपका राज खोल दूंगी। बेदी ने काका को डराया। एक मिनट, कौन से राज की बात कर रही हो तुम? काका, राघव असमंजस में बोला। अरे कुछ नहीं साहब, बिटिया तो कुछ भी बोल रही है। काका नकली हंसी हंसते हुए बोले। अच्छा बेदी कुछ भी बोल रही है। एंजल, आपको पता है काका के पास ना एक आंटी की तस्वीर है, और मैंने ना उन्हें टीवी पर भी देखा है। बेदी ने तोते की तरह बोलते हुए काका का राज खोल दिया। काका सकपका गए। काका कुछ समझ पाते। बेदी ने आकर उनकी जेब से एक फोटो निकाल ली और राघव की तरफ लेकर भागी। राघव ने फोटो देखा और फिर उन दोनों को, और जोर जोर से हंसने लगा। फोटो में माधुरी दीक्षित थी। राघव को सोचते सोचते हंसी आ गई और वो हंसने लगा और हंसते हंसते रो दिया। बेदी प्लीज आ जाओ, उसने तड़प कर कहा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेघ ने कहा है वो उसे लाएगा तो लाएगा। कुछ देर रोने के बाद वो कुछ शांत हुआ तो उसे बेदी की मीकू की याद आ गई। वो उसे हर जगह ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं थी। वो हर दराज, हर जगह चेक करने लगा। उसने बिस्तर के बगल वाला डोर खोलना चाहा, पर वो लॉक था। वो सोच में पड़ गया, इसे लॉक कौन कर सकता है? तभी उसकी नज़र चाबी पर पड़ी। उसने उसी से ड्रॉर खोला और उसे हैरानी हुई कि ये चाबी इसी की थी। उसने ड्रॉर खोला तो उसमें एक डायरी थी। उसने वो निकाली और उलट पलट कर देखने लगा। उसे याद आ रहा था ये उसी की डायरी है, पर यहाँ कैसे? उसके दिमाग में बेदी का ख्याल आया, पर वो ये इस तरह क्यों रखेगी? आखिर में उसने सर झटका और उसे टेबल पर रखने लगा, पर वो उसके हाथ से छूटकर गिर गई और जमीन पर खुलकर गिर गई। राघव ने उसे उठाया और वापस टेबल पर जैसे ही रखा, उसे तेज झटका लगा। उसने अभी अभी खुली डायरी के पन्ने पर एक लाइन पढ़ी। कुंभकर्ण की बेटी। मेघ हारे हुए कदमों से कमिश्नर सर के ऑफिस पहुंचा। मे आई कम इन सर? मेघ ने कहा। यस इंस्पेक्टर मेघ, कम इन। कमिश्नर सर ने उसे देखकर कहा और बैठने का इशारा किया। उनके सामने एक चमचमाती प्लेट पर उनका नाम शैलेश उपाध्याय लिखा था। मेघ को इस वक्त किसी बात का होश नहीं था। उसे धमाके वाली जगह पर पहुंचना था। एक बार फिर, झूठी ही सही, पर बेदी को ढूंढने की कोशिश करनी थी। साथ ही उसे राघव का भी ख्याल आ रहा था। उसे किसी तरह उसने रोक तो लिया था, पर वो जानता था राघव ज्यादा देर होने पर खुद वहां चला जाएगा। तभी केबिन खुला और सर की इजाजत लेकर कोई अंदर आया, पर मेघ अपनी ही सोच में गुम था। मिशन यादव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर, उसी आगंतुक ने कहा, और ये आवाज सुनकर मेघ होश में आया और उसने झटके से अपने बगल में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे खुशी थी, हैरानी थी, या कुछ और? उसके सामने होठों पर विजयी मुस्कान लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी बेदी। एक छोटे से मैदान में एक छोटी सी लड़की और उसी की उम्र का लड़का खेल रहा था। आसपास के दो ही घर थे, वो भी दूर दूर बने हुए थे
और बाकी उससे भी दूर थे। वो एक बहुत शांत जगह थी। अगर किसी को शांति की तलाश हो तो यहाँ आकर उसे मिल सकती थी। तभी इन दोनों बच्चों के पास एक औरत आई और गुस्से से लड़के का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, अमन, कितनी बार कहा है इस पागल लड़की से दूर रहा कर, समझता क्यों नहीं तू? लड़की डर गई और मुंह बिचकाकर रोने लगी। तभी उसके पीछे से एक 20 साल की लड़की ने उसे पीछे से पकड़कर खुद से लगा लिया। छोटी बच्चे ने भी उसकी तरफ देखा और उसके पैरों से लिपट गई। पागल नहीं है ये, बस बोल नहीं सकती, समझी आप? लड़की औरत को गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, पर हरकतें देखी हैं इसकी। 12 साल की होकर भी 6 साल के बच्चों की तरह करती है। बड़ी आई मुझे गुस्सा दिखाने वाली, अनाथ कहीं की। न जाने कहाँ कहाँ का पाप यहाँ छोड़ गई बुढ़िया। बड़बड़ाते हुए वो अपने बेटे अमन को लेकर चली गई। उसके शब्दों से लड़की को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस खुद में दर्द समेटे बच्ची को पकड़े खड़ी रही। उस औरत के जाने के बाद उसने बच्ची को देखा, जो अब भी उससे चिपकी हुई थी। रोते नहीं बच्चे, तुम्हारे पास ये मीकू है ना, इसके साथ खेलो। हम लड़की उसके आंसू पोंछते हुए बोली। बच्ची ने रोते रोते ही उसकी तरफ देखा और इशारा करते हुए कुछ बोली। उसके मुंह से गंगन की आवाज के अलावा कुछ नहीं निकला, पर लड़की को समझ आ गया कि वो क्या कह रही है। नहीं बेदी, तुम पागल नहीं हो, बस औरों से अलग हो, वो लड़की तड़प कर उसे गले से लगाती हुई बोली। बेदी का रोना अब सिसकियों में बदल गया था और जरूरत से ज्यादा मासूम भी। चलो अब घर चलें। लड़की ने बेदी के आंसू पोंछे और हाथ पकड़कर ले गई। वो उसे लेकर पास के ही एक घर में गई, जो बाहर से बहुत सुंदर था। वहां पेड़ पौधे लगे हुए थे जो उसे आकर्षक बना रहे थे। शाम का समय था। बेदी घर की चौखट पर बैठी थी। चलो बेदी, पूजा नहीं करनी आज, लड़की ने कहा। बेदी ने मुंह बनाकर मना किया और घर के मंदिर की ओर उंगली कर उसी हाथ के अंगूठे से गले की कट्टी की, जैसे कह रही हो कि वो भगवान से नाराज है और उनसे बात नहीं करेगी। नहीं बेदी, ऐसा नहीं कहते बच्चे, भगवान कभी गलत नहीं करते, उनसे कैसी नाराजगी। ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। जैसे अभी आंटी ने हमें बुरा कहा ना, कल इनके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। भगवान इन्हें खुद पनिश करेंगे और अभी हम अच्छे काम करेंगे तो कल हमें भी कोई एंजल मिल जाएगा जो हमारे साथ सब अच्छा अच्छा करेगा। बेदी की आंखों में चमक आ गई। हम वही एंजल जिसकी मैंने कहानी सुनाई थी, और पता है पूजा के बाद क्या बनने वाला है? बेदी की फेवरेट कड़ी चावल। उसके समझाने पर बेदी ने उसे देखा तो लड़की ने उसका सर सहलाकर हामी भरी। बेदी उठकर उसके साथ चली गई। अंदर 5 छोटे लड़के और थे जो खेल रहे थे। उनकी उम्र 5 से 6 साल थी। सबको उस बड़ी लड़की ने पूजा कराई। अगले दिन सारे बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। वहीं कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जो देखने से ही काफी सकारात्मक व्यक्ति लग रहा था। वो बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वो बड़ी लड़की एक ट्रे लेकर अंदर से आई। अरे लाओ लाओ भाई, श्वेता बेटा, एक बात तो माननी होगी, तुम्हारे हाथ की चाय दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है। कभी कभी तो ममता भी नाराज हो जाती है तुम्हारी चाय की तारीफ सुनकर। वो हंसते हुए बोले, क्या त्रिवेदी अंकल, आप तो इतने अच्छे हैं, भला आपसे कोई नाराज कैसे हो सकता है? सच अंकल, अम्मा के जाने के बाद अगर आप नहीं होते तो न जाने हम कैसे मैनेज करते। श्वेता बच्चों को देखते हुए बोली, मैं तो बस पैसे देता हूँ बेटा, बाकी सब तो तुम ही करती हो। इतनी छोटी उम्र में इतना सब संभालना, साथ में पढ़ाई भी करना, कितना मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए। पर मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हें और ममता को अगर कोई दिक्कत ना होती तो। खैर, त्रिवेदी अंकल ने एक गहरी सांस ली। श्वेता नहीं चाहती थी कि वो त्रिवेदी अंकल के घर जाकर रहे। उनका घर कोई धर्मशाला या अनाथाश्रम तो नहीं था, और यही उनकी पत्नी ममता का भी कहना था। कोई बात नहीं अंकल, आप पैसे दे देते हैं और हमसे मिलने आ जाते हैं, इतना ही काफी है हमारे लिए। इस बार कितने दिन के लिए आए हैं आप? श्वेता ने पूछा। इस बार तो बस 2 दिन के लिए, वो भी खास अपनी बेदी का ड्रामा कंपटीशन देखने। हर साल जीतती है और मैं देख नहीं पाता, इसलिए, त्रिवेदी अंकल ने कहा। पूरे दिन त्रिवेदी अंकल ने बच्चों को घुमाया। अगले दिन भी वो लोग घूमे, पर शाम तक श्वेता की तबीयत खराब हो गई। सब लोग उनके लिए परेशान हो गए। बेदी तो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। बेदी, तुम अंकल के साथ कंपटीशन में जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जीतते देख मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और ये मीकू है, इसे ना अपने पास रखना, तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे पास हूँ। श्वेता ने प्यार से बेदी के चेहरे पर लेटे लेटे ही हाथ फिराते हुए कहा। बेदी फिर भी जाने को तैयार नहीं थी। न जाने क्यों आज वो श्वेता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तू जा बेदी, हम सब दीदी के पास रहेंगे और उनका ख्याल रखेंगे।
तू बस इस बार भी जीत कर आना, उन छोटे बच्चों में से एक बोला। किसी तरह समझा बुझाकर त्रिवेदी अंकल ने बेदी का हाथ पकड़ा और ले जाने लगे। बेदी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर मायूसी से सबको देखा। सबने उसे बाय कहकर जीत के आना बेदी कहा। बेदी चली गई। बेदी ने एक मेले में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। ये वार्षिक मेला था जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। बेदी ने जब अपना एक्ट खत्म किया तो सबने अपनी कुर्सी से उठकर उसके लिए ताली बजाई और अपनी आंखें पोंछने लगे। ऑडियंस में अमन और उसके मम्मी पापा भी थे जो अपने आंसू पोंछ रहे थे। बेदी ने अपनी दीदी की बात मानी थी, वो जीत चुकी थी। त्रिवेदी अंकल उसे घर ले आए। उसका अब मन नहीं लग रहा था वहाँ। उसे अपनी दीदी की चिंता थी। वो लोग घर पहुंचे पर कुछ दूरी पर ही अंकल ने उसे पीछे खींचा और दीवार के किनारे कर लिया। उसने झट से दोबारा सर निकाल कर देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो जो उसने देखा वो सच था। उसने देखा कि उसके घर में आग लगी है। दो लोग बाहर खड़े हैं और एक गाड़ी है जिसमें सारे बच्चे सोते हुए लग रहे हैं पर दीदी नहीं है। उसने ऊपर देखा तो दो हाथ खिड़की पर मार रहे थे पर अब वो वहां नहीं थी। बेदी जोर से चीखी, दीदी! अंकल को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन गुंडों को पता चल चुका था। वो उस ओर आने लगे। अंकल बेदी को लेकर भागे। बाकी घरों के लोग तो मेले में थे। जो थे उनके कुछ कमरों की लाइट जलने लगी थी पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। बहुत देर तक भागने के बाद अंकल एक तिराहे पर रुके। उन्होंने एक कार्ड बेदी को दिया और हाँफते हुए कहा, बेदी ये कार्ड संभाल कर रखो। यहाँ से आगे रेलवे स्टेशन होगा। किसी को भी इस कार्ड को दिखाकर बोलना कि तुम्हें इस पते पर पहुंचा दे। बेदी ने उनका हाथ पकड़कर नामे से हिलाया। और कोई रास्ता नहीं है मेरी बच्ची, किसी को तो मैं बचा सकूं। तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। उन्होंने बेबसी से कहा और एक बार उसे कसकर गले से लगाकर दूसरे रास्ते पर भेज दिया। पीछे आहट सुनकर वो भी बेदी के जाने की उल्टी दिशा में भागे। गुंडों ने उन्हें देखा और उनके पीछे हो लिए। उधर बेदी भागते हुए स्टेशन पहुंची। उसके हाथ में उसकी मीकू थी पर भागने में उसका कार्ड कहीं गिर गया। वो कार्ड ढूंढने लगी और तभी उसके बगल वाली ट्रेन हल्की सी चलने लगी। नन्ही सी बेदी घबरा गई, कहीं वो गुंडे आ जाएं, इसीलिए तो वो उसी ट्रेन में बैठ गई। एक खाली सीट पर बैठकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सब उस ओर देखने लगे। उसकी बगल में ही एक बूढ़ी दादी थी। उन्होंने उसे चुप करवाने के लिए खुद से लगाया और छोटी बेदी रोते रोते जाने का होश खो बैठी। दीदी! उसने चीखते हुए आंखें खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। ये एक छोटा सा कमरा था। उसके बगल में उसकी मीकू थी। इस जगह पर ठंड थी। तभी वो बूढ़ी दादी दरवाजे से अंदर आई। उठ गई बेटा तुम? पूरे 2 दिन बाद होश में आई हो। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेदी। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? बेदी ने पूछा। उसकी आवाज आ गई थी पर इतने दिन से न बोल पाने और सदमे के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। हिमाचल में मेरे घर, और तुम मुझे दादी बुला सकती हो बच्ची। अब तुम आराम करो, अभी ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, उन्होंने कहा और बाहर चली गईं। बेदी के दिमाग में दीदी और एक बात गूंज उठी। दशानंद, तू गाड़ी लेकर जा, मैं इन्हें देखता हूँ। ये नाम और एक चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था जो उसने भागते वक्त देख लिया था। बेदी की किस्मत न जाने उससे क्या करवाना चाहती थी। उसके आने के 6 महीने बाद ही दादी चल बसी, पर शायद उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने बेदी को पहले ही पास के एक अनाथाश्रम को सौंप दिया था। बेदी तो मशीन बन चुकी थी, जहां ले जाते वो वहां चली जाती। उसके आंसू तक ना निकलते। बोल सकने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। उसे बस त्रिवेदी अंकल का इंतजार रहता पर वो नहीं आए। एक दिन उस अनाथाश्रम को अपनी स्वर्गवासी पत्नी और बेटी के नाम डोनेशन देने आए शैलेश उपाध्याय की नजर एक कोने में चुप चुप सी बैठी बेदी पर पड़ी। वो उस वक्त हिमाचल में ही पोस्टेड एक पुलिस ऑफिसर थे। उनकी पत्नी और बेटी का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मासूम बेदी में उन्हें अपनी बेटी नजर आई और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। बेदी अब भी वैसी ही रही। काफी कोशिशों के बाद शैलेश जी उसे नॉर्मल कर पाए। उससे उसके बारे में पूछा पर वो जब भी उसे बेदी नाम से बुलाते बेदी उदास हो जाती या रोने लगती। इसीलिए उन्होंने उसका नाम वैदेही रख दिया और अपना सरनेम उसे दिया। अब बेदी बेदी न होकर वैदेही उपाध्याय थी। उन्होंने उसमें एक हिम्मत भर दी कि वो कुछ कर सकती है। बेदी ने अपना एक्टिंग टैलेंट दिल के किसी कोने में दबाया और पुलिस ऑफिसर बनना चुना। अब उसका एक ही मकसद था, दशानन और उस जैसे लोगों को सजा देना।
पढ़ना लिखना श्वेता ने घर में ही रहकर उसे किसी तरह सिखा दिया था। बाकी उसने दिन रात मेहनत की। कभी कभी जब वो कमजोर पड़ती तो मीकू को ही अपनी सारी बात कहती। उसे देख के वो अपनी दीदी को याद करती और एक दिन वो एसीपी वैदेही उपाध्याय बन ही गई। वक्त बदल चुका था। शैलेश अब कमिश्नर थे। उनकी पोस्टिंग संयोग से उसी जगह हुई जहां दसानन ने अपना आतंक मचाया था। वैदेही को जब ये बात पता चली तो उसने ठान लिया कि उसका गेम ओवर वो ही करेगी। कमिश्नर सर ने किसी तरह बेदी को लोगों के सामने लाने से बचाए रखा और वैदेही की पोस्टिंग अपने अंडर में करवा ली। मदद के लिए उन्हें एक और ऑफिसर की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने वैभव को चुना जो वैदेही के साथ ट्रेनिंग में ही था और यहाँ से शुरू हुआ उनका मिशन यादव। त्रिवेदी अंकल कौन थे? मेघ ने अटकते हुए पूछा। त्रिवेदी अंकल अम्मा के भतीजे थे। वैदेही ने मेघ को सारी सच्चाई बताई और अपने आंसुओं से भरे चेहरे को दोनों हाथों से पूछा। त्रिवेदी अंकल का पूरा नाम क्या था? मेघ थूक गटकते हुए पूछा। बिशंबर नाथ त्रिवेदी। और सुनते ही मेघ सदमे से जड़ हो गया। पापा, उसके मुंह से फुसफुसाते हुए निकला। क्या? हाँ, वो मेरे पापा थे। बेदी, मैं मेघ त्रिवेदी तो हूँ। कहते कहते मेघ रोने लगा। भैया कहकर वैदेही ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही लिपट कर उसे सांत्वना देने लगी। उनके जाने के एक हफ्ते बाद भी वो घर नहीं आए। फोन भी स्विच ऑफ था। बहुत ढूंढा उन्हें हमने, कहीं पता नहीं चला। माँ तो उनके आने की आस में ही। कहते कहते मेघ का गला फिर भर आया। क्या किया उन लोगों ने उनके साथ? क्या वो अब भी? मेघ ने एक आस भरी नजर वैदेही पर डालते हुए पूछा। वैदेही ने भरी आंखों से ना में सिर हिला दिया और अपने आंसू पोंछे। मेघ ने दुख से फिर अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। मैं उस दसानन को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद मेघ गुस्से और नफरत से बोला। आज उन सबकी आत्मा को शांति मिली होगी मेघ भैया, जिसकी जिंदगी में उसने आग लगाई होगी। मैंने आज उसकी ही आग में उसे जला दिया। वैदेही शून्य में खोई सी बोली। बेदी को उन लोगों ने एक ट्रक में एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ही डाल दिया और ट्रक रवाना हो गया। पर आधे रास्ते में ही सामने एक गाड़ी ट्रक का रास्ता रोककर खड़ी थी और रास्ता चौड़ाई में कम था। एक ही वाहन एक बार में निकल सकता था, इसीलिए ट्रक को रोकना पड़ा। उसी के पीछे एक बाइक वाला भी खड़ा हो गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो यही चाहता था। बहुत देर से हॉर्न देने पर भी जब वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो ट्रक वाला उतरा और उसने गाड़ी वाले के पास जाकर गुस्से में झिड़का। उस गाड़ी वाले ने अपना शीशा नीचे किया तो ये वैभव था। सॉरी भाई, पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं यहाँ मैकेनिक का वेट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो। वैभव बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला। ट्रक वाले के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे जल्दी से वहां से आगे निकलना था। वो धक्का देकर गाड़ी को उस गली से निकालकर हाईवे पर ले आया, जिसमें उसका अच्छा खासा टाइम बर्बाद हुआ। थैंक्स भाई, आपने मेरी हेल्प की। आप कुछ चाय बाय पी लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, वैभव ने नौटंकी करते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ट्रक वाला हाँफते हुए हाथ के इशारे से मना करता हुआ बोला। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बैठ जाइए, ये लीजिए पानी। वैभव ने उसे गाड़ी से पानी की बोतल निकाल कर दी। ट्रक वाले को वाकई उसकी जरूरत थी। उसने पानी लिया और बैठकर पीने लगा। कुछ देर खुद को शांत कर उसने वैभव से विदा ली। वैभव ने भी घड़ी की तरफ देखकर उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद वैभव ने घड़ी की स्क्रीन पर कुछ किया और फिर मुस्कुरा दिया। दरअसल से कोई आम घड़ी नहीं, एक स्मार्ट वॉच थी जिस पर एक मैसेज था, बकरे को खोल दो। ट्रक ड्राइवर वापस ट्रक में बैठा और ट्रक वापस चलाने लगा और उसके पीछे जो बाइक वाला था वो भी आगे बढ़ गया। पर वो अब अकेला नहीं था, उसके साथ मुंह पर कपड़ा लगाए कोई और बैठा था। उस बाइक वाले ने भी बाइक आगे बढ़ा दी। वो वैभव के पास आकर रुका। उसके पीछे बैठा वो शख्स भी उतरा और उसने अपना कपड़ा हटा दिया। ये वैदेही थी। गुड जॉब मदन, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तुम वैदेही को निकाल पाओगे। वैभव ने मुस्कुराते हुए बाइक वाले से कहा। थैंक यू सर, पर मैंने तो बस ताला खोला, मैम तो पहले से ही आजाद हो चुकी थी। मदन खुश होते हुए बोला। वैदेही के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर वैभव मुस्कुरा दिया। मदन अपनी बैग छोड़कर चला गया। उसके जाते ही वैदेही ने अपने हाथ की टूटी घड़ी खोली और वैभव को दे दी। वो घड़ी भी टूटी नहीं थी, उस पर बस टूटी स्क्रीन चढ़ाई गई थी, जिसे वैभव ने निकालकर चेक किया और वापस लगा दिया। सब कुछ हमारे हिसाब से था ना? वैदेही ने पूछा। ये वैभव ने कहा और घड़ी को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से संभाल कर रख दिया। जैकेट,
वैदेही ने वैभव से उसकी पहनी हुई जैकेट मांगी। वैभव ने उसे गहरी नजरों से देखा। टाइम नहीं है, वैदेही ने कहा। अब भी मौका है, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इंस्पेक्टर राघव अपनी टीम के साथ पहुंच जाएंगे। तुम्हारे कहने पर ही मैंने बंगले की लोकेशन इतनी लेट भेजी। फिर भी एक बार सोच लो, वैभव ने जैकेट उतारते हुए कहा। बहस करने का ये वक्त नहीं वैभव, उन लोगों का अंत तो मुझे करना ही है, वरना वो बस एक सरकारी मेहमान बनकर रह जाएंगे, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, वैदेही ने दृढ़ता से कहा और बाइक की तरफ बढ़ गई। कुछ भी पता चले, एक बार फोन करना बच गई तो सांधवी को भी मैं उड़ाऊंगी। वैदेही ने बैग पर बैठते बैठते जैकेट की जेब में फोन और गन चेक करते हुए कहा। वैदेही, वैभव ने एक आखिरी कोशिश की, राघव के लिए उसकी बेदी को सही सलामत वापस लाना। राघव का नाम सुनकर बेदी इतनी देर में पहली बार हल्का मुस्कुराई और एक गहरी सांस लेकर बोली, उनकी वजह से ही वैदेही, मैं बेदी फिर से जिंदा हुई हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एंजल की बेदी को कुछ ना हो। वो जरूर उनके पास वापस आए। और बैग लेकर चली गई। वैभव भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर ट्रक का पीछा करने लगा। वैदेही बैग से बंगले के पीछे सड़क पर रुकी और बैग रोककर उस पर चढ़ गई और दीवार फांदकर वो दूसरी तरफ उतरी। पीछे के दरवाजे पर भी दो लोग पहरा दे रहे थे। वैदेही ने एक पत्थर उठाकर झाड़ियों की तरफ मारा, जिससे दोनों का ध्यान भटका और तभी वैदेही ने एक को पीछे से पकड़कर अपनी साइलेंसर लगी गन से मार दिया। दूसरा सब कुछ जब तक समझ पाता, वो भी जमीन पर ढेर हो चुका था। उसने दरवाजे के लॉक पर एक गोली चलाई, दरवाजा खुल गया। सबने चौंक कर उस तरफ देखा। वैदेही को देखकर सब हैरान हो गए। तो तुम यहाँ कैसे, और ये गन? सब हैरानी से वैदेही को देख रहे थे। वैदेही उनके सामने आंखों में अंगार लिए गन ताने हुए ही उन्हें घूर रही थी। उसने उन लोगों की तरफ पैनी निगाह डाले हुए ही अपनी जैकेट की चैन खोली तो उसके पेट पर बंधा 5-6 डब्बों वाला लाल रंग का बॉम्ब दिखने लगा। हा हा हा, अच्छा खेलता बेटा। अब ये नकली गन नीचे करो, क्योंकि ये बॉम्ब भी नकली हैं, जो सिर्फ तुम्हारे पति को डराने के लिए था। दसानन हंसते हुए बोला। वैदेही ये सुनकर व्यंग से मुस्कुरा दी। उसे ऐसे देख दसानन की हंसी कम हो गई। वैदेही ने उस नकली बॉम्ब के एक डिब्बे का सिरा खोलकर दिखाया तो उसमें से थोड़ा सा बारूद गिर गया। तुम भूल गए हो दसानन कि ट्रक में मेरे साथ बारूद और बॉम्ब बनाने का सामान भी था। वैदेही ने मुस्कान के साथ कहा। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक चालाकी से वैदेही की तरफ पीछे से पकड़ने को हुआ तो वैदेही ने गन अपने पेट पर बंधे नकली बॉम्ब की तरफ कर ली। मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है, इसीलिए ये बारूद अपने पेट पर बांधा हुआ है। पर तुम लोग कायर हो, इसीलिए किसी ने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो बस एक गोली इस पर चलेगी और तुम सब मेरे साथ बूम समझे, वैदेही ने चिताते हुए कहा। तो सब अपनी जगह जड़ हो गए। सब अपने हथियार नीचे रखो और सामने आओ, वैदेही ने आदेश दिया। सबने वैसा ही किया। सब समझ चुके थे, अब आर या पार। वैदेही ने एक गुंडे से पास ही रखी एक रस्सी से सबके हाथ पैर बंधवा दिए, साथ ही सेरा का ब्लूटूथ भी छीन लिया। उससे कलपते हुए सवाल कर रहे थे। हाँ तो क्या पूछा तुम लोगों ने? मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? वैदेही हंसी, जो उन लोगों को और डरा रही थी। अब भी नहीं समझे? ये एक जाल था। तुम्हें लगा तुमने मुझे किडनैप किया, पर असल में मैं तुम्हारे बिल का पता लगाने आई थी। जिस तरह तुम लोगों ने मुखौटा पहना था, उसी तरह एक मुखौटा मैंने भी पहना। वैसे मुखौटा अच्छा था तुम दोनों का। दसानन और सहाय, एक मंदिर का पुजारी तो दूसरा हवलदार। कहते हुए उसने दसानन और उसके बगल में बैठे सहाय को देखा। देखो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, बस हमें मत मारो। दसानन गिड़गिड़ाया। हम चाहिए तो अपने सवालों का जवाब। कौन सा सवाल? श्वेता याद है? और ये नाम सुनकर दसानन और सहाय एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्वेता की पूंछ, वो गूंगी पागल। दोनों सदमे से फुसफुसाए, पर वैदेही ने सुन लिया और वो मुस्कुरा दी, एकदम ठंडी मुस्कान। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। मैं वही गूंगी हूँ जो आज तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने हूँ। पर ऐसा कैसे? दीदी को क्यों मारा था? वैदेही ने बिना उनकी कुछ सुने सवाल किया, पर वो दोनों चुप रहे। वैदेही ने जिस गुंडे को सबको बांधने के लिए कहा था, उसी को इतनी तेजी से पैर अड़ाकर गिराया और घुटने के बल बैठकर उसके मुंह को अपनी हथेली से बंद कर उसके गर्दन के बीचों बीच गोली मार दी। वो चीख भी नहीं पाया। ये सब इतनी तेजी में हुआ जब तक कोई कुछ समझता। वैदेही खड़ी हो चुकी थी। अब बोलो,
वैदेही आराम से बोली, जैसे लोगों को मारना उसका रोज का काम हो। वो मुझे शादी के लिए मना कर रही थी और मुझे थप्पड़ भी मारा था। इसी गुस्से में मैंने दसानन ने तोते की तरह सब बता दिया, और वो बच्चे, उनको हमने गुलेरी को बेच दिया, जो कपड़े प्रेस करने की आड़ में ये सब काम भी करता था। सहाय ने मुंह खोला। वैदेही ने गुस्से, दुख और नफरत से आंखें बंद कर लीं। और अंकल, उनका क्या किया? बेदी ने लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए पूछा। तो तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, जब उसने नहीं बताया तो मार दिया। वैदेही की मुट्ठियां कस गईं, साथ ही उसकी आंखों में पानी तैर गया, जिसे उसने बाहर नहीं निकलने दिया। देखो, अब तो सब बता दिया, अब जाने दो हमें। दसानन डर से फिर गिड़गिड़ाया। हम। वैदेही बोलते हुए पीछे जाने लगी और साथ ही साथ अपने पेट पर बंधा बॉम्ब भी खोल रही थी। आखिरकार वो रूम से निकल गई और दीवार पर चढ़ गई। सबने राहत की सांस ली। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। सब लोग बाहर के लोगों को आवाज देने लगे, बैकअप टीम। वैदेही हल्के से बुदबुदाई और उसने बारूद से भरा नकली बम अंदर की तरफ उछाल दिया और उसी पर निशाना लगाकर गोली चला दी और नीचे कूद गई। उसी वक्त धमाका हुआ। वैदेही को भी हल्की आग की तपिश महसूस हुई, पर तब तक वो दीवार से इस पार कूद चुकी थी। वो खुद को हाथों से झाड़ती हुई खड़ी हो गई। तभी उसका फोन जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा तो वैभव का फोन था। उसने फोन उठाया। तुम ठीक हो? वैभव ने पूछा। हम। सही थी तुम? साथ भी ही था इनके सर पर। तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा, भागने की फिराक में है वो। हम आती हूँ, वैदेही ने कहा और फोन काट दिया। बस कुछ देर में एंजल, मेरा इंतजार करना। आपकी बेदी आपके सामने होगी, इस बार बिना किसी सच, बिना किसी मकसद को छुपाए। बंगले की तरफ देखकर वो खुद से बोली और बैग घुमा ली। बेदी, राघव। राघव को सच पता नहीं है। उसे लगा कि तुम उस धमाके में। रुको, मैं फोन करता हूँ। उसे पहले उसका जानना जरूरी है कि उसकी बेदी सही सलामत है। मेघ को काफी देर बाद राघव का ख्याल आया। अपने पापा का सच जानकर उसे राघव का होश ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से बोलते हुए फोन निकाला, राघव के नंबर पर लगाया। पर ओह शिट, मैंने ही तो उसका फोन स्विच ऑफ किया था। मेघ अपना सर पीटते हुए बोला। आप एक बार काका को फोन कीजिए, बेदी ने कहा। मेघ ने उनका फोन भी मिलाया, पर काका खाना बनाने में व्यस्त थे। उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। हमें घर चलना होगा, वो बहुत स्ट्रेस में है। बेदी, तुम्हारे लिए। जल्दी चलो, मेघ ने कहा तो दोनों ने कमिश्नर सर से इजाजत ली और निकल गए। जो होना था वो हो चुका। जिसे संभाल सकते हैं उसे तो संभाल लें। बेदी, तुम्हें पता कैसे चला कि राघव उस जगह है? राघव ने बताया था मुझे कि वो रात को यूं ही निकल गया था। कुछ दूर चुपचाप गाड़ी चलाने के बाद मेघ ने कहा। बेदी हल्का मुस्कुराई। संयोग भी कुछ होता है ना भैया, हमारा प्लान उस दिन का था ही नहीं। वो तो 2 दिन बाद स्टार्ट होना था। हम तो एक केस को सॉल्व करने के लिए, जो कि किसी बड़े प्लान पर काम करने से पहले की एक प्रैक्टिस थी, वहां पर थे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एंजल हमें वहां मिलेंगे, और फिर हमें वो जगह, समय, अपना प्लान शुरू करने के लिए एकदम सही लगा। इतनी रात का समय, एक कम दिमाग की लड़की जिसके पीछे गुंडे हों, उसे हर कोई अपने घर को ही लेकर जाएगा, चाहे फायदा उठाने के लिए या मदद करने के लिए, और दोनों में ही हमारा फायदा था। तो बस शुरू हो गया अब सब कुछ। क्या इन सब की जरूरत थी? तुम नॉर्मल लड़की भी तो हो सकती थी। आपको लगता है कि अगर मैं नॉर्मल होती तो ये सब कुछ कर पाती? सहायक हवलदार बनकर आप लोगों के पास था, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। वो दशानन मंदिर का पंडित बनकर बैठा था। मतलब इन सब ने एक मुखौटा पहन रखा था। हमें भी किसी ऐसे की जरूरत थी जो वक्त वक्त पर सब पर नजर रख सके। हमें पहले हर किसी पर शक था। कोई भी दशानन का आदमी हो सकता था, बल्कि हमें तो पहले एंजल, काका और आप पर भी शक था। इसीलिए तुम मेरे घर रुकी थी। वो लेट होना, तुम्हारा गायब हो जाना, सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। सब तुमने लेट होने के लिए किया। और सीरी, वो भी कोई स्ट्रीट डॉग नहीं था। वो मेरे घर की छानबीन कर रहा था, है ना? हम। पर आप लोगों से बहुत जल्द शक हट गया और पुलिस स्टेशन बचा था, इसलिए मैं वहां गई। मेरा बीमार होना और काका का ना आना हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था। कमिश्नर सर ने ये झूठी खबर दी थी ताकि एंजल को जाना ही पड़े, और बाकी की कसर मेरी जिद ने पूरी कर दी। और वहां मुझे दिखा सहाय। मैंने फाइल भी देखी थी जिसमें बस एक सहाय ही था।
जो 6 महीने पहले ही आया था, और उसे मैंने मंदिर में देखा था जहाँ दसानन था। दसानन को तो मैं पहचान गई थी, बस सहाय को नहीं पहचाना। हमें तो यकीन भी नहीं था कि एक न एक दिन हमारा काम हो जाएगा, पर किस्मत से हो गया। पर मैंने वहां दोबारा आने का प्लान बना लिया था, उस मंदिर के बहाने। तुम्हें पता था वो तुम्हें आज ही किडनैप करने वाला है। कब किडनैप करेगा ये नहीं जानती थी, पर किडनैप जरूर करेगा इतना पता था। और मैं हर वक्त इसके लिए तैयार थी, क्योंकि मैंने उसकी हिस्ट्री देखी थी। आखिरी बार जब वो किसी इलाके में अपना काम करता, तो वहां के पुलिस ऑफिसर से ही घर के किसी सदस्य को उठाता। मैं नहीं होती तो शायद वो काका, आप या अनन्या भाभी को मोहरा बनाता। और अगर वो मुझे किडनैप भी ना करता तो बहुत जल्द पकड़ा ही जाता। पर उसने मुझे पहले ही किडनैप करके अपनी कब्र खोद ली। और वो डॉक्टर वैभव से आप मिल चुके हैं शायद, बेदी एक मुस्कान के साथ बोली। बेदी, क्या सब कुछ नाटक था? मेघ ने सामने देखते हुए ही गंभीरता से पूछा। जब तक मैं काका और एंजल को ठीक से जानती नहीं थी, मैं तब तक वैदेही थी, और तब तक ही ये नाटक था। पर जैसे जैसे उन्हें जाना, एंजल से प्यार, उनसे जुड़ाव हुआ, पता ही नहीं चला मैं कब वैदेही से सालों पुरानी बाली बेदी बन गई, जो हंसना चाहती थी, शरारत करना चाहती थी, जिद करना चाहती थी, जिसे कड़ी पसंद थी, जिसे सुई से डर लगता था। उसने झूठ नहीं कहा, बस अपना मकसद छुपाया। बोलते वक्त बेदी की आंखें कभी नम हो जाती, तो कभी चेहरे पर दर्द उतर आता, तो कभी उसी दर्द में वो मुस्कुरा देती। राघव ने डायरी खोली, जिसके पहले कुछ पन्नों पर बेदी के वैदेही बनने की बात एक कहानी के रूप में थी। राघव ने आगे के पन्ने पढ़े। जानती हूँ ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है, पर अगर मैंने ये नहीं लिखा तो शायद मेरा दम घुट जाएगा। ये डायरी वैसे भी किसी को आसानी से नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो मुझे पूरा यकीन है अब अपने एंजल और काका पर। और उन्हें तो मैं पहले ही अपनी चीजों से दूर रहने के लिए धमका चुकी हूँ। वो खुद ही तसल्ली दे रही हो जैसे। अगला पेज। कुंभकर्ण की बेटी, यही तो वो पहला शब्द था जिसे सुनकर न जाने कितने दिनों के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। मुझे तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैं कब मुस्कुराई थी। उस दिन एंजल ने मेरा नाम पूछा। मुझे अपना असली नाम नहीं बताना था, पर न जाने क्या था एंजल की आंखों में कि मेरे मुंह से मेरा नाम बेदी ही निकला। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया, तो ऐसा लगा इस दुनिया में अब भी कोई है दीदी की तरह मेरा हमदर्द। अगला पेज। मैं आज एंजल को सब सच बता देना चाहती थी, पर सर ने मुझे रोक लिया। इसका असर सीधा हमारे मकसद पर पड़ता, और इतने पास आकर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। मुझे भी लगा हो सकता है सच जानने के बाद एंजल कभी मेरे एंजल ना रहे, तो जब तक उनका निश्चल प्यार मिल रहा है समेट लेती हूँ। अगला पेज। काश मेरे साथ ये सब हुआ ही नहीं होता। काश मैं अपने एंजल से इस तरह मिली ही ना होती। उस दिन उन्होंने मुझे जिस तरह से देखा, और आज जो उन्होंने किया, मन किया इन्हीं एहसासों में जीती रहूं। उनका इस तरह देखना, मेरे माथे को चूमना, मेरा दिल भी कह रहा था बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शर्माऊं, उन्हें बताऊं कि मैं भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर शायद मेरी किस्मत में प्यार को खुलकर महसूस करना लिखा ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार अपने एंजल को अपने प्यार का एहसास करवाना चाहती हूँ। काश मैं पूरे हक से उन्हें पूरे जोश में चूम सकती, यूं नींद में नहीं, पर ये काश। पर कुछ पन्नों पर सूखे हुए आंसुओं के दाग थे। राघव को याद आया कि बेदी जब पहली बार उसके पसंद का उसके सामने सूट पहनकर आई थी, तो वो खोया खोया सा दिख रहा था। उसके कुछ दिन बाद उसने बेदी के माथे पर किस भी किया था। कितना गिल्ट महसूस किया था इस बात के लिए उसने। पर उसके बाद बेदी ने बारिश के पानी में उसे अपने साथ भिगाकर जैसे सारे तनाव से मुक्त कर दिया। और फिर नींद में ही उसे किसी के चूमने का भी तो एहसास हुआ था। मतलब वो सब सच था। राघव का सर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि अब वो पागल हो जाएगा। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी जिंदगी के आगे मजाक मजाक लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेदी उसके लिए भी वैसा ही महसूस करती है जैसा वो करता है। इस बात पर खुश हो, या उसने जिससे प्यार किया वो बेदी ही नहीं, एक छलावा है, और शायद वो भी अब नहीं रही, इस बात पर रोए। मेघ और वैदेही घर पहुंचे और बिना देर किए राघव के कमरे की ओर चले गए। पर वो वहां नहीं था। वो लोग बाहर निकले तो काका वॉशरूम से निकलते दिखे। बेदी को देखते ही वो उसके पास गए। बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने पूछा। जी काका। काका, राघव, मेघ ने पूछा। वो बिटिया के कमरे में गए थे, उन्होंने कहा, तो दोनों जल्दी से बेदी के कमरे की तरफ लपके, पर वो वहां नहीं था। सब लोग उसे ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं था। वो वापस बेदी के कमरे में आए। कहाँ चला गया? कहीं धमाके वाली जगह।
सोचते हुए मेघ ने किसी को फोन कर राघव के बारे में पूछा, पर वो वहां भी नहीं था। सबको अब चिंता होने लगी थी। तभी बेदी की नजर पूरे कमरे में घूमी और उसे एहसास हुआ कि कमरा कुछ खाली है। उसके खिलौने गायब थे। वो जल्दी से ड्रॉअर की तरफ बढ़ गई। उसे खोला तो वो आसानी से खुल गया। उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से अंदर हाथ से टटोला तो वो खाली था। इसका मतलब उन्होंने डायरी पढ़ ली। बेदी बोली, कौन सी डायरी? मेघ ने असमंजस से पूछा। मेरा दम घुटने लगता था कभी कभी एंजल से सच छुपाकर, इसलिए मैंने सब कुछ छुपे हुए तौर पर डायरी में लिख दिया जो मुझे स्टडी रूम में मिली थी। व्हाट? तुमने एक बार भी नहीं सोचा वो किसी ने पढ़ ली तो क्या होगा? अब मैं पहले वाली बैदे ही नहीं रही। वो बस एक रोबोट की तरह थी जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर एंजल से मिलने के बाद मैं जैसे फिर से इंसान बन गई थी। मुझे अपनी बात को कहने का कोई जरिया चाहिए था, इसलिए मैंने मतलब वो सारी सच्चाई जान चुका था। पर चला कहाँ गया ये? मेघ अपना सर पकड़कर बैठते हुए बोला। बेदी ने कुछ नहीं कहा। वो अलमारी की तरफ बढ़ गई और उसने एक ड्रॉर खोला जिसमें एक पॉलिथीन में पैड्स के पैकेट थे। उसी के पीछे से अपनी मीकू को निकाला और उसकी चेन खोलकर रुई के बीच से एक फोन निकाला और उसे जेब में रखकर मीकू को बेड पर रखकर बाहर निकल गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? मेघ चिल्लाया। अपने एंजल को ढूंढने, बेदी ने बिना पलटे कहा और गाड़ी घुमा ली। राघव की गाड़ी भी वहां नहीं थी। 2 साल बाद एक रूम में कोई शख्स बेड पर बैठा था जिसके फोन में 1-2 साल पहले वाला वीडियो चल रहा था। इंस्पेक्टर राघव वर्मा और इंस्पेक्टर मेघ त्रिवेदी ने मिलकर एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग अब तक सिर्फ ड्रग्स और नशीली दवाइयां जैसी चीजों की सप्लाई करता था, पर इस बार उन लोगों ने बारूद और बॉम्ब बनाने के सामान को भी एक्सपोर्ट किया, जिसका मतलब कुछ दिनों में होने वाले बड़े मेले में तबाही मचाना था। पर इनके मंसूबों को पहले ही भांपकर इंस्पेक्टर राघव यादव ने इंस्पेक्टर मेघ और अपनी टीम के साथ मिलकर इनको मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक मशहूर बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है और अब ये केस एटीएस के पास है। आंखों में उदासी और चेहरे पर गंभीरता लिए अपने पूरे यूनिफॉर्म में बैठी एसीपी वैदेही ने अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। शख्स ने उसके नीचे ही आ रहे रिकमेंडेड वीडियो में से एक चलाया जो लाइव था। तो जैसा कि आपने देखा, एसीपी वैदेही उपाध्याय ने आज फिर से एक बार अपराधियों के जहन में खौफ भर दिया है। एक और ड्रग कारोबारी को इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 2 सालों में ही एसीपी वैदेही ने अपने नाम का परचम इस तरह से लहराया है कि अपराधी अब उनके नाम से भी डरने। रिपोर्टर अभी कह ही रही थी कि उस शख्स ने फोन बंद कर बेड पर पटका और बाहर निकल गया। बाहर आकर वो बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा हो गया जिसके सामने एक पहाड़ था। रात का समय था जो मौसम में थोड़ी ठंडक ला रहा था। तुझे पाया नहीं है, फिर भी खोने से डर रहा हूँ। छुप छुप कर तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ। गाने की आवाज से उसने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो उसके नीचे के फ्लोर के एक कपल एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर चादर ओढ़े कोई वीडियो देख रहा था। साया बनकर संग तेरे धूप में चलना, खुद से ही तारीफें तेरी रात भर करना। उसकी मुट्ठियां रेलिंग पर कस गईं। अपने दांतों को कसकर भींच लिए और बुदबुदाया, प्यार? नफरत है। उससे सिर्फ नफरत। और पैर पटकता हुआ वापस अंदर चला गया। दूसरी तरफ वैदेही हॉल से निकलकर गाड़ी में बैठी और खिड़की के बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाकर म्यूजिक ऑन कर दिया। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। वैदेही की आंखें नम हो गईं। वो बोलना चाहती थी ड्राइवर से कि गाना बंद कर दे, पर उसका गला भराया था। अगर वो कुछ भी बोलती तो रो पड़ती, इसीलिए चुप रही। पर आंसू किसी की नहीं सुनते हैं। कुछ आंसू बांध तोड़कर उसके गालों पर लुढ़क आए थे। कुछ देर में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। पहुंच गए मैडम, ड्राइवर ने कहा। वैदेही बिना कुछ कहे उतर गई। ये राघव का ही घर था जिसमें अब वैदेही रहती थी। आ गई बिटिया, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं, काका ने उसे देखकर कहा। नहीं काका, मन नहीं है, आप खा लीजिए, वैदेही ने बिना उनकी तरफ देखे कहा और अपने कमरे में चली गई जो कभी राघव का हुआ करता था। काका ने गहरी सांस ली और किचन में आकर कहीं फोन मिला दिया। वैदेही कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर वो निकली, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो मेघ का था। उसने फोन उठा लिया। हेलो, वो मरी सी आवाज में बोली। आज फिर से खाना नहीं खाया तुमने? मेघ ने कहा। पर वैदेही चुप रही। कब तक ऐसे ही रहोगी बेदी? देखो खुद को, जीना तो छोड़ो, जिंदा रहना भी भूल चुकी हो तुम। 2 साल हो चुके हैं अब तो। मेघ ने एक गहरी सांस ली। वैदेही तब भी चुप रही। तुम सुन रही हो? हम
एक तो तुम गिन के 2-4 शब्द बोलती हो, देखो खाना खाओ, अब मैं आ नहीं सकता, ऊटी जा रहा हूँ। वैदेही ने अब भी कुछ नहीं कहा। बेदी आ जाएगा वो, मेघ ने धीरे से कहा। तो वैदेही की आंखों में रुके आंसू गिर गए। उसने फोन काट दिया। मेघ जानता था ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने भी एक लंबी सांस खींची और फोन जेब में रख लिया। मेघ अब सीनियर ऑफिसर था और एक केस के लिए ऊटी आया था। वो एयरपोर्ट से सीधा होटल गया। रिसेप्शन से उसने चाबी ली और रूम की तरफ जाने लगा कि तभी किसी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ गया। वो एक अमीर बाप का बेटा था जो अपने दोस्तों के साथ ऊटी घूमने आया था। एक होटल स्टाफ से गलती से उसकी महंगी शराब की जगह सस्ती शराब पहुंच गई और उसने हंगामा मचा दिया। उसके सामने होटल का मैनेजर चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। मेघ को गुस्सा आ रहा था, पर वो वहां का नहीं था। पर फिर भी वो उस लड़के को रोकने के लिए उन लोगों की तरफ बढ़ गया। पर जब उसने मैनेजर का चेहरा देखा तो उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। उसके सामने सूनी आंखें, निस्तेज चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी लिए, भाव शून्य सा, जैसे अब किसी बात का कोई फर्क ना पड़ता हो। वहां सर झुकाए राघव खड़ा था। वो राघव जिसके गुस्से भरी एक नजर से भी लोग खौफ खाते थे। वो किसी बदतमीज लड़के की डांट सुन रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मेघ के सीने में एक तेज दर्द उठा। वो उन लोगों के पास पहुंचा। क्या प्रॉब्लम है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मेघ ने खुद को संभालते हुए राघव की तरफ एक बार भी देखे कहा। राघव ने उसे हैरानी से देखा, पर फिर नजरें चुराने लगा। तू कौन है हमारे बीच बोलने वाला? हाँ, वो लड़का अकड़कर बोला। मेघ ने उसे पहले एक जोर का थप्पड़ रसीद दिया। उसके दोस्त, वो भी राघव से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हो गई इसकी? और जेब से अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाया। पता चल गया अब बोल। सो सॉरी सर, वो गलती हो गई, इससे आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके एक दोस्त ने पुलिस की दखलंदाजी से डरकर माफी मांगी। हम लेकर जाओ इसे और जूस दो, दूध के दांत टूटे नहीं हैं और आए हैं शराब पीने, मेघ ने कहा। तो वो लड़का भी उसे घूर कर गुस्से में बुदबुदाता अपने दोस्त के खींचने पर चला गया। उसके जाने के बाद मेघ राघव की तरफ मुड़ा, पर वो पहले ही 9-2-11 हो चुका था। रणछोर कहीं का। मेघ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उसे ढूंढने लगा। राघव ने बगीचे में आकर राहत की सांस ली। वो अब अपने किसी पुराने रिश्ते में नहीं जाना चाहता था। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। मगर सांस लेकर वो जैसे ही पलटा, हम अब भी भागने में माहिर है तू, पर तू भूल रहा है कि फर्स्ट में मैं ही आता था। मेघ उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं जानता। अब नहीं चाहिए कोई भी मुझे, समझा? राघव ने लड़खड़ाती जुबान से होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। कहते हुए उसकी पलकें गीली हो गई थी। ये इतने दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने की खुशी थी या इतने दिनों का दर्द जो उससे भरा हुआ था, वो समझ नहीं पाया। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना तुझे भी, तो सारा अजनबीपन निकल जाएगा। मेघ ने लाल आंखों से उसे घूर कर थप्पड़ दिखाते हुए कहा। 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और ये वहां से पहचानने से मना कर रहे हैं। राघव बिना कुछ बोले वहां से हट गया और मुड़कर जाने लगा। तभी मेघ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर एक चांटा उसे लगा दिया। राघव एक हाथ गाल पर रखे मुंह खोले उसे ही देखता रह गया। साले कमीने, समझता क्या है तू अपने आप को? जानता भी है हमारी क्या हालत है तेरे बिना? जब भी कुछ होता है तू हमेशा नजरें चुरा कर भाग जाता है। फट्टू है तू एक नंबर का। मेघ उसे पीछे धकेलते जा रहा था और बोलता जा रहा था। राघव को भी गुस्सा आ गया। उसने भी मेघ के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। मेघ उससे थोड़ी दूरी पर होकर लड़खड़ा गया तो राघव चीखते हुए बोला, हाँ हूं मैं फट्टू, है मेरा दिल कमजोर, नहीं कर पाता मैं सामना अपने ही लोगों का, जिनको मैं सब कुछ मान लेता हूँ और वो बाद में एक ऐसा दर्द देकर चले जाते हैं जो सहा नहीं जाता। पहले वो नकली माँ बाप, फिर वो तू भी ऐसा ही निकलेगा। अब और धोखा झेलने की हिम्मत नहीं है मुझ में, चला जाए यहाँ से। उसकी बात सुनकर मेघ ने भागकर उसे गले से लगा लिया और रो दिया। राघव भी उसके गले से लगकर रोने लगा। बहुत ढूंढा यार तुझे, उम्मीद भी छोड़ दी थी तेरे मिलने की। मेघ वैसे ही गले से लगे रोता हुआ बोला, तो क्या करता यार, मैं टूट चुका था बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था और थोड़ी देर वहां रहा तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो मर ही चुका था, पर शायद भगवान ने भी अपने पास बुलाना मुझे जरूरी नहीं समझा। राघव भी भीगी आवाज में बोला। मेघ ने उसे और कस लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले, खुशी और दर्द के आंसू बहाते रहे। राघव उस दिन डायरी पढ़कर बौखला सा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़े कभी कोई चीज उठाता, कभी उसे वापस पटक देता।
आखिर में उसने बेदी के सारे खिलौने और डायरी बैग में डाला और निकल गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पागलों सी हालत थी उसकी। वो आज फिर से धोखे का शिकार हो गया था। वो आज फिर भाग रहा था। काका उस वक्त वॉशरूम में थे। वो उसे जाते देख नहीं पाए। राघव अपनी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता रहा। आज वो फिर वही सब दोहरा रहा था। जिस दिन बेदी उसे मिली थी, उसने गाड़ी उसी रास्ते पर बढ़ा ली जहां वो बंगला था, पर उसका दिमाग इस वक्त बंद पड़ चुका था। वो न जाने कितनी ही देर गाड़ी चलाता रहा। उसे न खुद का होश था, न किसी और चीज का। वो बस गाड़ी चलाता रहा, पर बंगला नहीं आया। जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, तब जाकर गाड़ी रुकी, पर वो वहां नहीं रुका। बैग लेकर वो तेज तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ गया। तो अब वो नहीं चाहता था कि अब उसे फिर से कोई बेदी मिले। वो चलते हुए अपनी गाड़ी से भी बहुत दूर निकल आया था, और तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। राघव ने जब अपनी आंखें खोली, तो वो एक हॉस्पिटल के कमरे में था। उसे जागते देख नर्स बाहर गई, पर तुरंत अंदर आ गई। उसके पीछे एक 29-30 साल का एक लड़का अंदर आ गया। थैंक गॉड, आपको होश आ गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, उस लड़के ने कहा। राघव ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं चिराग आहूजा, आपका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, उस लड़के ने अफसोस से भरकर कहा। तब तक नर्स डॉक्टर को ले आई। चिराग को उन्होंने बाहर जाने को बोल दिया। डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसके बारे में पूछा, ये पता करने के लिए कि उसकी याददाश्त ठीक है या नहीं। डरने की जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। कल आज इन्हें हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, डॉक्टर ने चिराग से कहा। थैंक यू डॉक्टर, चिराग ने सुकून से कहा। तो डॉक्टर चले गए। कैसा फील कर रहे हैं आप? चिराग ने राघव से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हम बेहतर, राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। 6 महीने से आप कोमा में थे। मैं रोज आपको देखने आता था, और देखिए आज आया तो आप होश में आ गए। हम थैंक यू आपका। मैं अब जा सकता हूँ, राघव बिना किसी भाव के बोला। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। जी, नाम तो बता सकते हैं आप अपना, चिराग मुस्कुराते हुए बोला। उसे लग रहा था शायद राघव उससे नाराज है, क्योंकि उसने ही उसे मौत के मुंह में डाल दिया। राघव, उसने छोटा सा जवाब दिया। हम तो राघव जी, आपका घर, आपकी फैमिली में कोई हो, आपको उनका नंबर कुछ याद हो तो आप बता दीजिए, मैं उन्हें बुला लेता हूँ, चिराग ने अपनेपन से कहा। राघव के दिमाग में 100 ख्याल आकर चले गए। कितने ही भाव उसके चेहरे पर आए। फिर उसने खुद को कठोर करके कहा, नहीं, मेरा कोई नहीं है, अकेला ही रहता था मैं। घर कहाँ पर है आपका, बता दीजिए, मैं छोड़ आऊंगा आपको वहाँ। घर? राघव फीका सा मुस्कुराया। उसे बचपन में रात गुजारने वाले मकान से लेकर अपने घर में बेदी की गूंजती आवाज, उसकी पायलों की छन छन, उछलना कूदना, सब याद आ गया। फिर वो अपने दर्द को खुद में ही समेट कर बोला, नहीं, मेरा कोई घर भी नहीं है। तो आप जाएंगे कहाँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा अपना। अब उसे कोई चाहिए ही नहीं था अपने पास। अब वो मेघ के पास भी नहीं जाना चाहता था। वो बस यहाँ से दूर चला जाना चाहता था। 6 महीने गुजर चुके थे, अब तो वो भी संभल चुका होगा, और अनन्या तो है ही उसके पास। आप अभी आराम कीजिए, अभी इतना सोचना और बोलना ठीक नहीं। और प्लीज आप कहीं मत जाइएगा, मैं कल आता हूँ आपको डिस्चार्ज करवाने। आज आपको यहाँ रहना होगा, चिराग ने कहा, और कुछ देर बाद चला गया। अगले दिन चिराग उसे लेने आ गया। दोनों चिराग की गाड़ी में बैठे, और चिराग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आपको जहाँ जाना है चले जाना, पहले आप मेरे घर चलिए। आपका सामान जो आपके पास था, उस दिन वो मैं अपने घर ले आया था, और अभी लाना भूल गया, तो आप वो लेकर चले जाइएगा, चिराग ने कहा। वो जानबूझकर बैग भूल गया था। राघव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे बैग की याद आई तो उसके जबड़े कस गए। वो क्यों लाया था बैग जिसमें बस बेदी की चीजें थीं? पर अब उस बैग को उसे ले जाना ही था। वो नहीं चाहता था कि उसके मना कर देने पर चिराग कोई भी सवाल पूछे। चिराग राघव को देखकर इतना तो समझ गया कि वो किसी ठीक ठाक घर से था, और उसके बारे में पता करने के लिए उसने बैग को खोला भी था, और उसमें खिलौने और डायरी के अलावा कुछ नहीं था। ये सब चिराग को बुरी तरह उलझा रहे थे। डायरी पढ़कर भी वो कुछ नहीं समझ पाया था, और अब राघव से ही पूछना चाहता था, पर किस हक से वो पूछता, इसीलिए चुप रहा। दोनों एक घर के सामने रुके तो दरवाजे पर ही व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की उनका वेट कर रही थी। ये स्नेहा है, मेरी वाइफ, चिराग ने कहा। नमस्ते, अंदर आइए, स्नेहा ने राघव से कहा। चिराग स्नेहा के व्हील चेयर को पीछे से पकड़कर अंदर आ गया, और राघव भी उनके पीछे आ गया। सब बैठ गए। स्नेहा ने किसी को चाय लाने के लिए कहा। देखिए, आप लोगों ने जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब आप मुझे मेरा बैग दे दीजिए, मुझे निकलना है, राघव ने कहा। स्नेहा और चिराग ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। राघव जी, हम नहीं जानते आपके साथ 6 महीने पहले क्या हुआ था, क्यों आप इतनी रात गए सड़क पर भटकते रहे थे। आपकी जिंदगी के 6 महीने हमने छीन लिए, और शायद आपकी ये जिंदगी भी हम छीन लेते। उस नुकसान को तो हम नहीं भर सकते, आपकी छोटी सी मदद कर सकते हैं, आपके रहने और काम का इंतजाम करके। स्नेहा ने राघव को मनाने की कोशिश की। जिंदगी छीन ली होती तो ज्यादा अच्छा होता, राघव ने सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने हामी भर दी। वो अभी कमजोर था, अभी इस वक्त वो कहीं जा भी नहीं सकता था, और अकेले शायद ही कुछ संभाल पाए। कुछ दिन यहाँ रहकर वो काम करके साथ ही खुद को इतना सक्षम बना लेगा कि कहीं दूर अकेले रह सके। स्नेहा और चिराग खुश हुए उसके फैसले से। उनके मन से जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। उन्होंने बताया कि उनका एक स्कूल है, वहाँ राघव को टीचर की जॉब दे सकते हैं। वो उसे अगले ही दिन स्कूल लेकर गए। पूरा स्कूल दिखाकर वो एक ग्राउंड में रुक गए। तभी किसी ने पुकारा, बेदी। राघव नाम सुनकर झटके से उस ओर मुड़ा तो एक टीचर ने किसी बच्ची को आवाज दी थी। राघव ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर चिराग और स्नेहा की तरफ मुड़ा। तभी एक बच्ची रोते हुए स्नेहा के पास आई। मिस देखिए, आंसू ने मेरी बोतल फेंक दी, वो बच्ची मुंह बिचकाकर रोते हुए बोली। उसे देख करके राघव की आंखों के सामने बेदी का रोता हुआ चेहरा घूम गया। वो भी तो ऐसे ही रोती थी, अब वो और रह नहीं पाएगा, और वहां से हट गया। चिराग ने उसे हैरानी से देखा और उसके पीछे गया। क्या हुआ राघव जी, आप इस तरह क्यों चले आए, चिराग ने पूछा। माफ कीजिए चिराग जी, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज, राघव ने बिना उससे नजरें मिलाए कहा। तीनों घर आ गए। आप प्लीज कोई गिल्ट मत रखिए अपने मन में, मैं देख लूंगा कुछ और, राघव ने कहा। एक और रास्ता है, मेरा एक दोस्त है ऊटी में, उसका होटल है, वहां पर उसने कुछ वक्त पहले मुझे कहा था उसे एक मैनेजर की जरूरत है, आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, चिराग ने कहा। राघव को ये ठीक लगा, वो यहाँ से बहुत दूर जा सकता था। उसने हाँ कह दिया। चिराग ने अपने दोस्त से बात की तो पता चला वो पोस्ट अब भी खाली है। राघव बिना देर किए वहां चला गया, पर यहाँ आकर भी बेदी के ख्यालों उसके चेहरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पर वो समझ चुका था, वो कहीं भी जाए बेदी से उसका पीछा नहीं छूट सकता था। जो मन में हो उसे कैसे अलग किया जा सकता है भला। कई बार वो खाना खाते खाते पुराने दिनों में खो जाता। जब वो अपने हाथों से बेदी को खिलाता तो कभी उसकी पलकें भीग जाती, वो खाना बीच में ही छोड़ देता। कई रातों को उसे नींद तक नहीं आती। राघव, मेघ ने कहा, और राघव को गले से लगा लिया। राघव वैसे ही भावशून्य चेहरा लिए बैठा रहा। उसने सारी बात मेघ को बता दी, जिसे सुनकर मेघ बहुत भावुक हो गया, पर राघव जैसे पत्थर का हो चुका था। बेदी भी तेरा, मेघ ने कुछ बोलना चाहा। नाम मत ले अब उसका, सब जानता हूं मैं अब, राघव ने बेदी के नाम से आए अपने अंदर गुस्से के तूफान को रोकते हुए मेघ को बीच में ही टोक दिया। पर मेघ ने अब तक राघव का ठंडा पत्थर सा रूप देखा था। वो बेदी के नाम से ही जैसे फिर से पहले वाला गुस्सैल और चिड़चिड़ा राघव बन गया था। जैसे उसमें अब भी कहीं गुस्से की शक्ल में ही सही बेदी के लिए प्यार था, वरना उसके नाम से राघव को फर्क तक ना पड़ता। ठीक है, नहीं लेता नाम, पर तू वापस चल। और करूंगा क्या मैं वापस जाकर, वही जो करता था, अपनी पुलिसगिरी। राघव को फीकी सी हंसी आ गई। इस हंसी में जैसे दुनिया भर का दर्द था, और बोला, तुझे अब भी लगता है कि मैं उस पोस्ट के लायक था? मैं अपने असली माँ बाप तक को नहीं पहचान पाया। मेरे अंडर काम करने वाला हवलदार उस दसानंद का आदमी था। मेरे थाने के कुछ दूरी पर मंदिर में खुद दसानंद पंडित बन के बैठा था, और वो एसीपी मेरे घर में थी, और मैं बेवकूफों की तरह उसे बच्ची की तरह संभालता रहा। राघव कहते कहते गुस्से से हाँफने लगा। मेघ उसकी बातें सुनता रहा, फिर सामने देखते हुए ही बोला, ऐसा नहीं है राघव, सहाय पे तुझे पहले ही शक था। तूने मुझे उस पर नजर रखने को भी तो कहा था, और उसके बारे में तब पता चलता ना, जब वो कोई सुराग छोड़ता। दसानंद तक खबर भी वो दान पेटी में पैसे के साथ देता था। किसी को कैसे शक होता उस पर? और दसानंद को तो तू तब पकड़ता जब देखा होता। कभी मंदिर तो तू कभी गया नहीं, उसे क्या पहचानता? और जानता है, तेरी सतर्कता की वजह से ही इतना बड़ा हमला होने से बच गया था। तू ही था जिसको सांदवी पर शक था, वरना पता चलता क्या कि इतने बड़े लोग भी सांप बने बैठे हैं। और जहां तक बात है बेदी की, तो उसके सामने तेरा दिल काम करता था, दिमाग नहीं। और दिल सब जानता है, समझा? मतलब
राघव ने उसे नजर उठाकर देखते हुए पूछा, पता चल जाएगा जल्द, अभी सो जा, रात बहुत हो गई है, मैं भी ट्रेवल करके आया हूँ, मेघ ने कहा और बाथरूम की तरफ चला गया। राघव भी कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और फिर वो भी सोने चला गया। दोनों पहले ही बातें करते करते हुए खाना खा चुके थे। अगले दिन सुबह ही मेघ ने बेदी को कॉल लगाई। हेलो, बेदी की वैसे ही बुझी सी आवाज आई। तुम्हारा एंजल यहाँ है बेदी, ऊटी में, मेघ ने कहा। उस तरफ सन्नाटा छा गया, बस तेज सांसों की आवाज आ रही थी। मेघ बेदी की हालत समझ रहा था। मैं टिकट, होटल का नाम सब भेज रहा हूँ, मेघ ने कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद वो राघव को मुझे कुछ काम है बोलकर बाहर चला गया। वो केस के लिए यहाँ आया था और अपने काम से लापरवाही नहीं कर सकता था। दोपहर को मेघ ने राघव को होटल के डाइनिंग हॉल में ही खाने के लिए बुला लिया। राघव भी होटल में सब कुछ अच्छे से देख के खाने के लिए लाया, क्योंकि कभी तो उसका खुद का मन खाने का नहीं होता या किसी काम के आ जाने से वो ठीक से नहीं खा पाता था। पर आज वो नहीं चाहता था मेघ को ये सब पता चले, इसीलिए वो पहले ही सब देख रहा था। राघव वहां पहुंचा तो मेघ पहले ही बैठा हुआ था। हल्का सा मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गया। तभी पीछे से आवाज आई, पर मुझे कौन खिलाएगा, मुझे तो खाना ही नहीं आता। और ये आवाज राघव जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। वो आवाज जो उसके कानों में गूंजती थी, ये उसकी बेदी की आवाज थी। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था अगर उसने अपने दिल को नहीं संभाला तो वो बाहर ही आ जाएगा। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और हिम्मत करके पीछे देखा। पीछे आंखों में आंसुओं का सैलाब और होठों पर प्यार भरी मुस्कान लिए बेदी बैठी थी। वो जो कभी उसका सुकून, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ थी, जिसके खोने के ख्याल से भी उसका दिल दहल जाता था, वैसी ही तो थी वो मासूम सा गोल छोटा चेहरा, गालों और होठों के बीच के हल्के गड्ढे और कंधे तक के बाल। बस कपड़ों ने कैप्री और टी शर्ट की जगह जीन्स और शर्ट ने ले ली थी। एंजल खिलाएंगे नहीं अपनी बेदी को अपने हाथों से। बेदी ने अपनी प्लेट आगे की जिसमें कड़ी चावल थे। राघव व्यंग से मुस्कुराया, पर आंखों में बेहताशा दर्द था। सॉरी मैम, आपके यहाँ खाना सर्व होता है, हाथों से नहीं खिलाया जाता। और मैं कोई एंजल नहीं, राघव हूँ, उसने कहा और उठकर चला गया। उसके अंदर ना जाने कितने ही भाव आ रहे थे। बेदी को देखकर उसका मन कर रहा था बाहों में भींच लूं। पूरे 2 साल बाद अपनी बेदी को उसने सच में अपने सामने देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे कितनी तकलीफ हुई थी ये उसका दिल ही जानता था। पर इन सब पर एक बात भारी पड़ गई थी, वही राघव, वो बेदी नहीं वैदेही है, उसने खुद से कहा और सीधा अपने कमरे में आ गया। मेघ भी उसके पीछे आया। राघव तू, मेघ ने कमरे में आते हुए कहा। चला जाए यहाँ से मेघ, कहीं गुस्से में आकर मैं कुछ न कर बैठूं। राघव बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है चला जाता हूँ, बस इतना बता दे मुझे कि अगर तेरे सामने तेरे असली माँ बाप को, मुझे या तेरी बेदी को तेरे घर में तेरे सामने जिंदा जला दें तो क्या करेगा तू। मेघ, राघव गरजा, क्यों, सुन के ही तकलीफ हो रही है तो सोच उस बच्ची का, उस पर क्या बीती होगी जिसका पहले ही कोई सहारा नहीं था। क्या तू जिंदा छोड़ देता उस इंसान को जो ये सब करता, या उसे भी जला डालता? तो क्या गलत किया उसने? और वो बस अपना फर्ज पूरा कर रही थी, एक क्रिमिनल को पकड़ने का। और तू अच्छी तरह से जानता है हमारे प्रोफेशन में फर्ज मायने रखता है, जज्बात नहीं। वो बस तेरे यहाँ रुककर तेरे यहाँ से अपना काम कर रही थी। झूठ क्यों बोला फिर उसने, ढोंग क्यों रचा मासूम होने का? किसने हक दिया उसे मेरे दिल के साथ खेलने का? बोल, सीरियसली उसने तुझे कहा था कि तू उससे प्यार कर? वो तो खुद इस बात को मानकर चली गई थी। जो भी उसे अपने घर रखेगा उसका फायदा उठाएगा। उसे क्या पता था कि एक पागल उससे प्यार करने लगेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया, पर वो तब भी तो बता सकती थी अपनी सच्चाई। और सच जानकर जैसे तू कोई रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल रहता ना उसके साथ। अच्छे से जानता हूँ तुझे, गुस्से में आकर तू जरूर कुछ करता और अपने मकसद के इतने पास आकर वो कैसे ये रिस्क लेती। अब बस एक सवाल का जवाब और दे दे मुझे, अगर बेदी सच में ऐसी होती और उस दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद ठीक हो जाती तो क्या तब भी उसे प्यार करना छोड़ देता? राघव ने कुछ नहीं कहा। क्या कहता, बात तो सही थी मेघ की। बेदी ने नहीं कहा था उसे प्यार करने के लिए। वो खुद अपना सुकून, अपना हमदर्द उसमें देख रहा था। उसने तो कुछ कहा तक नहीं था, वो तो बस अपना काम कर रही थी। और राघव को गाड़ी में बोली गई अपनी खुद की वो बात याद भी आ गई जब उसने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए बेदी, मेरे लिए तुम हमेशा नादान मासूम सी बेदी रहोगी। पर ठीक ही किया उसने, अपना काम
मैंने भी अपनी मासूम बेदी से प्यार किया था, इस धोखेबाज चालबाज एसीपी से नहीं, राघव ने कहा और अपने दुख को अपने अंदर समाए खिड़की से बाहर देखता रहा। मेघ ने अब उससे बोलना ठीक नहीं समझा। वो सर हिलाकर बाहर चला गया। बाहर बेदी सुकड़ी सी सर झुकाए खड़ी थी। मेघ ने उसे देखकर नामे गर्दन हिलाई और चला गया। बेदी हिम्मत करके कमरे में चली आई। एंजल, चली जाओ एसीपी वैदेही उपाध्याय, वरना होटल से धक्के मारकर निकालने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो गुस्से से खिड़की से बाहर देखते हुए ही बोला, पर उसके मुंह से इतने महीनों बाद एंजल सुनकर जैसे उसे जिंदगी मिल गई थी। दुनिया ने मुझे वैदेही बना दिया था एंजल, पर दिल से तो मैं बेदी ही थी, जिसे आपने फिर से जगा दिया। अगर आपने भी मुंह मोड़ लिया तो अब वो फिर से मर जाएगी, और इस बार कभी न जागने के लिए। राघव उसके इस तरह मरने की बात करने पर गुस्से से उसकी ओर मुड़ा, पर वो कुछ कहता उसका फोन बजा। उसने बेदी को घूरते हुए फोन उठाया तो होटल के स्टाफ का फोन था, जो उसे बुला रहा था। राघव ने आता हूँ कहा और फोन काटकर बाहर जाने लगा। एंजल, बेदी उसके पीछे आने लगी। अगर मेरे पीछे आई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। राघव ने तेजी से उसकी तरफ घूमकर उंगली दिखाते हुए कहा। बेदी रुक गई। राघव चला गया। बेदी उसके दरवाजे के चौखट पर ही रही। कभी इधर उधर चहलकदमी करती तो कभी जमीन पर ही थक कर बैठ जाती। इतनी दूर से ट्रेवल करके आना और भूखे रहने से वो थक चुकी थी, पर राघव को मनाने के सिवा उसके मन में और कोई ख्याल ही नहीं था। राघव कभी कभी उसके बगल से गुजरता तो बेदी दौड़कर उसके पास आती, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता तो फिर थक कर बैठ जाती। मेघ को आज रात अपने एक सेक्टर पर नजर रखनी थी, इसीलिए उसने बेदी को रूम की चाबी दे दी ताकि वो रात में सो सके। पर जिसका चैन सुकून उससे रूठा हो, वो क्या आराम करे। वो उसी तरह राघव के कमरे के बाहर उसका इंतजार करती रही। आने जाने वाले लोग भी उसे अजीब तरीके से देखने लगे, पर उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। होटल का स्टाफ भी अब राघव और उसके बारे में बातें बनाने लगा था, जो राघव को सहन नहीं हो रहा था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे कमरे में जाने का बोले, या तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, जिद करना तो हमेशा की आदत है तुम्हारी। राघव ने उसे घूरते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। जिद भी तो लोग उन्हीं से करते हैं ना एंजिल, जिस पर उन्हें विश्वास होता है कि वो उनकी जिद पूरी करेंगे। बेदी भीगी सी आवाज में बिना इस बात पर ध्यान दिए बोली कि राघव उसे कहाँ ले जा रहा है। राघव उसकी बात पर एक पल ठिठका, पर फिर खुद को मजबूत करके आगे बढ़ गया। बेदी राघव के हाथों में अपना हाथ और उसकी पीठ को देखते हुए उसके साथ खिंची चली जा रही थी। राघव एक जगह रुका और झटके से बेदी को खुद के सामने ले आया। बेदी होटल के बाहर खड़ी थी। तब जाकर उसे होश आया था। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, राघव ने कहा और पलटकर जाने लगा। मेरी, बेदी ने कुछ कहना चाहा, पर राघव ने पलटकर उसे रोका। अगर होटल के अंदर कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। तुम जाओ मेरे सामने से, राघव ने चीख कर कहा और अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से अंदर चला गया। बेदी उसे जाते हुए देखती रही। राघव ने अंदर जाकर मेघ को फोन लगाया, पर उसने अपना फोन काम की वजह से बंद किया हुआ था। राघव झुंझला गया, पर फिर खुद को शांत करते हुए बोला, मैं क्यों करूं उस धोखेबाज की चिंता, वो जहां जाए। राघव रात तक अपना मन काम में लगाता रहा। रात को वो बिना खाए ही अपने कमरे में आ गया। अब कैसी भूख, फिर भी उसने एक बार और मेघ को फोन किया, पर फोन अब भी बंद था। उसने एक बार बाहर निकलकर देखा, पर बेदी वहां नहीं थी। उसने होटल के बाहर जाकर भी आसपास चेक किया, पर वो नहीं थी। रुकेगी भी क्यों, एक दिन का टाइम मिला होगा बस मनाने के लिए। एसीपी वैदेही को इतनी बिजी जो रहती है, और मैं हूं ही कौन। बड़बड़ाते हुए राघव अपने कमरे में आ गया। रात के किसी पहर राघव को जो हल्की सी झपकी लगी थी वो भी गायब हो गई। बहुत देर तक वो करवट बदलता रहा। उसकी पीठ दर्द करने लगी तो वो उठ गया। न जाने कैसी अजीब सी बेचैनी थी। वो पानी पीकर इधर उधर घूम भी रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। इतनी रात में ठंड भी काफी थी। सामने पहाड़ था और तभी उसकी नजर पड़ी उसकी बालकनी के ठीक नीचे थोड़ा सा हिस्सा था जो होटल और सड़क के बीच था। वहां एक बेंच रखी हुई थी और उस पर कोई सोया हुआ था, और राघव ने उस सोए हुए शख्स की शर्ट को अच्छे से पहचाना था। वो बेदी थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये लड़की सच में बट्टू है। राघव जल्दी से बाहर की तरफ लपका, पर दरवाजे पर आकर रुक गया और अंदर बेड की तरफ गया। उसने जितनी तेजी से हो सकता था कंबल को खींचा और जल्दी से नीचे बेदी के पास गया। बेदी लोहे की बेंच पर सुकड़कर ठंड से कांपती हुई
हुई सो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से अब भी भरा हुआ था, साथ ही उसका मुंह भी उसी तरह बिचका हुआ था जैसे पहले रोते वक्त होता था। उसे देख करके कोई भी कह सकता था कि वो रोते रोते सोई है। राघव को तो उसकी ऐसी हालत में देखकर खुद पे ही गुस्सा आ गया। जिसकी जरा सी तकलीफ पर वो बेचैन हो जाता था, उसके लिए इस हालत में थी, जबकि अब तो वो एक एसीपी थी। राघव के दिल और उससे जुड़ी सारी नसों में अजीब सा दर्द उठ गया। उसने बिना देर किए बेदी पर चादर डाली और उसे गोद में उठा लिया। अचानक इस तरह उठाए जाने से बेदी ने चौंक कर आंखें खोल लीं। खुद को राघव की गोद में देख उसे यकीन नहीं हुआ। वो एकटक उसे देखती रही। ठंड बर्दाश्त होती नहीं, भूख बर्दाश्त होती नहीं। एसीपी किसने बना दिया तुम्हें? राघव सामने देखकर चलते हुए बुदबुदाया। उसकी बात सुनकर बेदी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कुराने की कोशिश रोने में बदल गई और वो राघव के ही सीने पे सर छुपाकर लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा वापस, राघव ने गुस्से से कहा। उसे क्या पता कि उसका इस तरह से रोना राघव के दिल पर कैसी बिजलियां गिरा रहा है। वो तो आज भी उसका सुकून थी। ऊपर से उसने भले ही उसके लिए गुस्सा भर रखा हो, पर वो आज भी उसके छुपे खिलौनों को छूकर उसका एहसास महसूस करता था। उसकी डायरी में लिखे उसके एहसासों को न जाने कितनी बार पढ़ चुका था वो। उसे एक झलक देखने के लिए उसकी कोई खबर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ता था। वो बाद में खुद को झिड़कता भी था कि वो ये क्यों कर रहा है, पर दिल को कैसे समझाए कि वो दिल उसे ऐसे रोता कैसे देख ले। राघव की बात सुनकर बेदी ने जोर की सांस खींची। वो हमेशा अपना रोना रोकने के लिए खींचती थी। राघव ने मुंह फेर कर अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेदी को बेड पर लेटाकर उसे जैकेट पहनने को दिया। भूख लगी है? राघव ने बेरुखी से पूछा। बेदी ने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जाओ मुंह साफ करो पहले, उसने उसी बेरुखी से कहा। बेदी उठकर किसी अच्छे बच्चे की तरह बाथरूम की तरफ बढ़ गई। राघव उसे जाता देखता रहा। फिर वो भी उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला गया। कुछ ही देर में वो मैगी का बॉल और चाय एक ट्रे लेकर कमरे में आया और बेदी के सामने रख दिया। खाओ अब, राघव ने कहा। बेदी ने एक बार सर उठाकर उसे देखा और फिर से सर झुकाकर बैठ गई। सोचना भी मत, तुम्हारी कोई हरकत, कोई आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। चुपचाप खाओ और वापस जाओ यहाँ से, ड्रामेबाज कहीं की, राघव ने कहा और मुड़कर जाने लगा। बेदी ने जल्दी से उसे पीछे से पकड़ लिया। बेदी के हाथ राघव के सीने पर थे। बेदी ने अपने हाथों को कसकर उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया। राघव के हाथ बेदी के हाथों पर आ गए। उसने जोर से उसके हाथों को पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। बेदी ने अपने गाल उसकी पीठ से लगा लिए। आई एम सॉरी एंजल, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं झूठी नहीं हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं चला अपना काम करते करते कब मैं सच में बेदी बन गई, जो सालों पहले मुझ में खो गई थी। आपको एंजल भी मैं ऐसे ही नहीं बुलाती। आपने ही तो मुझे मशीन से फिर से इंसान बना दिया था। मैं तो बस मरने के लिए ही जी रही थी। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, बस खुद से अलग मत कीजिए मुझे प्लीज, बेदी रोते रोते गिड़गिड़ाई। राघव ने चेहरा फेर लिया। उसकी नज़र बगल में लगे आईने पर चली गई, जहां बेदी का चेहरा दिख रहा था। वो इस वक्त उसी तरह लग रही थी जैसे वो राघव को पहली बार मिली थी। राघव का दिल हल्का सा पिघल कर फिर हो गई बकवास। छोड़ो अब मुझे, और आप भूल रही हो एसीपी वैदेही उपाध्याय कि इस वक्त आप एक होटल के मैनेजर के रूम में हैं। कोई अगर ऐसी वैसी सजा दे दी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप मेरी बेदी भी नहीं हैं जिसके साथ मैं नरमी बरतूंगा। राघव ने कह तो दिया, पर उसके साथ ऐसा करने का वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। आप उठक बैठक भी कहेंगे ना, तो वो भी करूंगी, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, बेदी ने वैसे ही लिपटे हुए कहा। और राघव के जैसे सब्र का बांध टूट गया और उसने बेदी का हाथ हटाकर झटके से आगे किया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। कैसे न माने कि ये उसकी बेदी नहीं है, जो उसकी ऐसी वैसी सजा का मतलब भी उठक बैठक समझ रही है। उसके लिए राघव इससे ज्यादा कठोर हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे से लिपटे आंसू बहाने लगे। तुम इतनी बड़ी होकर भी ऐसे बच्चों की तरह मुंह बनाकर रोती हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि एसीपी वैदेही को तो रोना भी नहीं आता। राघव जब थोड़ा शांत हुआ तो बेदी की शक्ल देखकर चिढ़कर बोला, किसी के रोने पर मुंह कंट्रोल में रहता है क्या? और एसीपी वैदेही
कौन सा सबके सामने रोती है? बेदी भी गुस्से से चिढ़कर बोली। दोनों रोते रोते हंस दिए। राघव ने बेदी का सर अपने सर से लगा लिया। कुछ देर दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे के साथ को महसूस करते रहे। राघव ने बेदी का चेहरा हाथों में लेकर उसके बालों को कानों के पीछे कर दिया और उसका सर चूम लिया। साथ ही उसके गालों पर भी अपने प्यार की मोहर लगा दी, पर उसके होठों तक बढ़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाया। बेदी ने ही राघव का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसको होठों पर खुद ही अपने होठ रख दिए और पूरे होशो हवास में पूरे हक के साथ उसने राघव को अपने प्यार का एहसास करवाया। कुछ देर के बाद दोनों अलग हुए तो राघव शर्मा गया। बेदी ने मुंह बनाया और फिर मुस्कुरा दी। ये तो मेरा काम था, खाना खाओ अब, राघव ने इधर उधर देखते हुए कहा। बेदी ने राघव का हाथ पकड़कर उसे भी बैठा दिया और खाने का स्पून उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। राघव ने भी मुस्कुराते हुए खा लिया। उसने भी बेदी को खिलाया। मेघ जब आया और इस बात का पता चला तो उसने दोनों को साथ में गले लगा लिया। वो भावुक हो गया। उसने बेदी के बिना राघव की हालत और बेदी का इंतजार दोनों को देखा था। अनन्या को जब पता चला तो उसने जल्दी से सबको आने को कहा। मेघ का काम भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो सब लोग कुछ दिनों में वापस अपने शहर आ गए। सबसे पहले राघव अपने घर गया। वहां काका उसका वेट कर रहे थे। काका भी दोनों को साथ देखकर और राघव को इतने दिनों बाद मिलकर भावुक हो गए थे। अगले दिन दोनों मेघ के घर पहुंचे। मेघ और अनन्या उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके साथ में 1 साल की बच्ची भी थी। साथ ही सीरी को भी मेघ ने कमिश्नर सर से बात करके अपने पास ही रख लिया था। राघव और बेदी उसके घर पहुंचे तो अनन्या भी दोनों को साथ देखकर खुश हो गई। बेदी तो सबसे मिलकर सीरी के पास पहुंच गई। राघव ने अनन्या की गोद से बच्ची को ले लिया। अब तो तुम्हें इसी के साथ खेलना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा, क्योंकि बेदी तो पहले जैसी रही नहीं। अनन्या हंसते हुए बोली। किसने कहा कि बेदी पहले जैसी नहीं रही? राघव ने कहा तो मेघ और अनन्या दोनों से देखने लगे। राघव ने सामने देखने का इशारा किया और बच्ची को गोद में लिए ही उस तरफ बढ़ गया। सामने बेदी सीरी के साथ भाग भाग कर खेलने में मगन थी। मेघ और अनन्या दोनों मुस्कुरा दिए। तभी राघव चिल्लाया, बेदी ये संजल। उसी तरह बेदी भागती हुई बोली, ऐसे मत भागो, गिर जाओगी। अब भाई बेदी ने वैदेही बनकर भले ही अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए हो, पर उसके अंजल के लिए तो वो हमेशा नादान मासूम कुंभकर्ण की बेटी ही रहेगी ना। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।